अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट्स करते रहिए और अपनी राय देते रहिए। और ये जो नोवेल मैं अभी जो पढ़ने जा रही हूँ, ये नोवेल तो कहीं अपलोड तो है नहीं, होगा तो भी एक दो जगह ही होगी, फिर पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे इसकी रिक्वेस्ट रही, सो मैंने सोची चलो मैं पढ़ लेती हूँ। इससे पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट थी उसकी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी। और अब मुझे फिर इसकी एक रिक्वेस्ट जो आई हुई है, जिनका चैनल का नाम है, उनका नाम पता नहीं उनका नाम क्या है, लेकिन उनकी जो चैनल का नाम है चाय और थॉट्स, तो इनकी ये रिक्वेस्ट है। आई होप सो आपको ये नावल भी अच्छा लगेगा। नावल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, जल्दी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग नावल है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने सब फ्रेंड्स, अपनी फैमिली सब में, ठीक है। सो करते हैं अब नावल स्टार्ट। नावल नेम है मोहब्बत दिल का सजदा है, बाय नाजिया राजपूत। एपिसोड 1। फजर की अजान की आवाज़ चार सू गूंज रही थी। हर मखलूक अल्लाह पाक की हमदो सना व इबादत करने में मसरूफ़ थी। इसने अभी करवट बदली थी कि खिड़की खुली हुई थी और एक चिड़िया की चू चू की आवाज़ आ रही थी। वो इसे जगाने आई थी। इसे मुस्कुराकर आंखें खोली थी। अरे भाई, उठ गई हो? इसे उठकर एक अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर इस चिड़िया के सर प्यार से हाथ फेरा और उठकर फ्रेश होने चल दी। 10 मिनट के बाद वो वज़ू करके आई थी और नमाज की नीयत बांधी थी। नमाज अदा करने के बाद इसने दुआ में हाथ उठाए, आंखों से आंसू बेइख्तियार बह निकले। ए अल्लाह पाक, इसे मेरा कर दे जिसको मैंने तब से चाहा है जब मैं खुद मोहब्बत इश्क के नाम से नावाकिफ़ थी। मेरी मंजिलें आसान कर दे मेरे मालिक, मुझे इससे नवाज दे जिसकी मुझे चाहा है। बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन सुम्मा आमीन। वो दुआ मांग के उठी थी और वो फिर दाना और पानी लेकर पिछले लॉन की जानिब आई और अपने पसंदीदा जानवर कबूतर चिड़िया को दाना डाला। इसके बाद वो वहीं नीचे बैठ गई और मुस्कुराते हुए वहीं बैठकर तस्बीह पढ़ने लगी थी। ये इसका रोज़ का मामूल था, सुबह उठ के इबादत करना और अपने पसंदीदा पेट्स को दाना डालना, इनका ख्याल रखना। उसके मुताबिक वो इसके दोस्त थे जो इसकी तमाम बातों को समझते थे। जब जब भी वो उदास होती थी वो इनके पास आकर बैठती थी तो उसका मूड ठीक हो जाता था। जी बेटा उठो, यूनी नहीं जाना क्या? मॉम, बस 5 मिनट सोने दे, फिर उठती हूँ। और तुम्हारे 5 मिनट कब ख़त्म होंगे? लिहाजा उठो और जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। तुम्हारे डैड आज ड्राइवर के साथ ही अपनी ड्यूटी पर जाएंगे तो छोड़ देंगे तुम्हें भी। ओफो, क्या मसला है। ये यूनी वाले अगर वीक में 2 ऑफ डे कर दे तो क्या जाता है इनका। अगर मेरे हाथ में मुल्क की भाग दौड़ होती ना तो मैं तो लाजमी ऐसा ही करती। एटलीस्ट बच्चे इंजॉय तो कर सके ना। वह झुंझलाती हुई अपना ड्रेस उठाए वॉशरूम की जानिब चलती थी, जबकि उसकी मॉम हाजरा बेगम अपना सर नफ़ी में हिलाती नीचे की जानिब चलती थी। अरे नमल, मेरी जान बेटा, तुम अकेली क्यों लगी हुई हो? मुलाजमा कहाँ है? इट्स ओके मॉम, मैं कौन सा यूनी जाना है, पेपर्स तो हो चुके हैं मेरे। और नजमा आंटी, मुलाजमा को मैंने खुद नीचे लाउंज की सफाई करने भेजा है और आप तो जानती है ना मुझे कुकिंग करना पसंद है। अच्छा मेरी जान, अब चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नजमा से कहकर नाश्ता टेबल पर लगवाती हूँ। नमल सर को इस बात में हिलाती हुई ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। वो फ्रेश होकर आई तो सब टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। वैसे आज नाश्ता किसने बनाया है? राहिल साहब, जो कि नमल के डैड थे, बोले। आज आपकी लाडली ने नाश्ता बनाया है। जी बोली। ओ माशाल्लाह, तभी तो मैं कहूँ कि नाश्ता इतना लजीज कैसे, जबकि सब इनकी बात पर मुस्कुरा पड़े। मेरे बच्चे ने जो बनाया है लजीज कैसे ना होगा। उनकी बात पर नमल खुल के मुस्कुराई थी। नाश्ते से फ्री होते ही जी ने शोर डाला कि उसे यूनी के लिए लेट हो रहा है, जबकि राहिल उसे ड्रॉप करने के बाद अपनी ड्यूटी के लिए हेड क्वार्टर के लिए रवाना हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर, वहाँ मौजूद एक सिपाही ने कहा। डीआईजी राहिल कुरैशी को सल्यूट किया था। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? जी सर, फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन सर आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से मारूफ तरीन सियासतदान यजदान लाशरी का केस चल रहा है। जानता हूँ, आगे बोलो। वो क्लोज़ हो गया है लेकिन फिर से री ओपन करने को कह रहे हैं। तो पहले एसपी साहब इस केस को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस बार आईजीपी चाहते हैं कि इस बार आप इस केस को सॉल्व करें। ठीक है, तो मुझे तमाम फाइल्स ला के दे दो, मैं देखता हूँ। और एसीपी दनियाल को मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर। शाम होते नीले आसमान पर सियाह बादलों ने बसेरा कर लिया था।
नमल असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। यह मौसम इसका फेवरेट था। इसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था, लिहाजा वो अपने कमरे से बाहर बने हुए टेरेस पर आ गई थी। एक बार फिर से वो जालिम इसकी यादों पर हावी होने लगा था। वो आज भी उसका इंतज़ार कर रही थी, उस इंसान का जो उसकी मोहब्बत से नावाकिफ़ था। वो पिछले 15 साल से उसका इंतज़ार तो कर रही थी, पिछले 15 साल से इस आग में अकेली झुलस रही थी। वो इस बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी। देख, आज भी तेरा इंतज़ार है, देख आज भी वहीं खड़ी हूँ। कई आंसू निकल कर बह चुके थे। वो अपनी बेबसी पर मुस्कुरा दी थी। यूं पलकें बिछा कर तेरा इंतज़ार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जला कर हसरत की राह पर चिराग, हम सुबह शाम तेरे मिलने का इंतज़ार करते हैं। सुबह के 5 बजे जब किसी जी रूह का नाम व निशान भी ना था, एक कसरती वजूद पुशअप लगाने में मसरूफ़ था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा सीना, डार्क ब्राउन आंखें, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, माथे पर बिखरे भूरे बाल और अनाबी होठ। वो किसी लड़की का भी आइडियल हो सकता था। उसकी सहर ज़रदा शख्सियत की तमाम लड़कियां ही दीवानी थी, लेकिन यज़दान लाशरी ने आज तक किसी को देखना तक नागवार किया था। वो मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ। वो पसीने में नहाया हुआ था। हाथ बढ़ाकर पास खड़े मुलाजिम से उसने टॉवल लिया और पसीना साफ करते हुए बाहर निकल आया। उसकी डार्क ब्राउन आंखों में कशिश थी। वो आंखों में आंखें डालकर कम ही बात करता था, क्योंकि अगर वो आंखें उठा ले तो फिर सामने वाले से उस पर नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता था। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, मेरे रूम में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी भिजवा देना। वो मुलाजिम को हुक्म देता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। ठीक 20 मिनट बाद वो अपने मखसूस हुलिये में बाहर आया था। काले रंग के शलवार कमीज़ पर उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद दमक रही थी। शानों पर ब्राउन कलर की चादर डाले वो अपनी परवकार और मखसूस चाल चलता हुआ बाहर टेरेस पर खड़ा होके कॉफ़ी का घूंट घूंट अपने अंदर उंडेलने लगा। कल शाम बारिश बहुत होने की वजह से हवा में हल्की हल्की खनकी आ गई थी। वो अभी सुबह की ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारने में मगन था कि उसका सेल रिंग हुआ। देखा तो रहमान की कॉल थी, जो उसका बॉडीगार्ड होने के साथ साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी था। हाँ बोलो सर, वो आपका केस फिर से रीओपन हो गया है और इस बार इसे एसएसपी नहीं बल्कि डीआईजी खुद हैंडल कर रहा है। अब ये खबर सोशल मीडिया या ट्विटर, टीवी, गर्ज हर जगह सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ बननी होगी। सर, आपको हंस क्यों रहे हैं आप? अचानक ही उसके कानों में उसकी सर्द आवाज़ गूंजी। कल मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं तमाम कैंसिल कर दो। डीआईजी से अब खुद ही रब्ता करना पड़ेगा। कहते हुए उसके अनाबी लबों पर सख्ती सी जो एक दूसरे में पेवस्त थे, एक पुरस्रार मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। हसब मामूल राहिल साहब अपने कैबिन में एक अहम फाइल का मुताला कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर कहकर सब इंस्पेक्टर ने सल्यूट मारा था। वालेकुम अस्सलाम सर, आपसे मिलने कोई आया है? कौन आया है? यज़दान लाशरी साहब आए हैं। क्यों? सर, वो दरअसल इनका केस रीओपन हुआ है, सो इसी मामले के बारे में डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, भेज दो। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम डीआईजी साहब। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ आप उठने की जहमत ना करें। राहिल को उठता हुआ देखकर यज़दान बोला, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप और कैसे आना हुआ? दरअसल अपने केस के सिलसिले में बात करने आया हूँ जो फिर से रीओपन हुआ है। देखिए राहिल साहब, आप मुझसे बड़े हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। मेरे खिलाफ जो सबूत है वो तमाम झूठे हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? राहिल ने सवाल दागा। देखिए डीआईजी साहब, ये केस 2 साल पहले ही क्लोज हो गया था, यज़दान ने कहा, लेकिन इस केस में आप बरी नहीं हुए थे। इस केस का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। राहिल साहब, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ज़िंदगी में कहीं किसी जगह भी ज़रूरत पड़ी मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यज़दान लाशरी इतनी घटिया बात करने की? तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो? जबकि पल में उसकी भूरी आंखें लाल अंगारा हुई थी। इससे पहले कि यज़दान कुछ बोलता, यासिर जो कि यज़दान का बॉडीगार्ड होने के साथ साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी था, फौरन से राहिल पर बंदूक तान ली, जबकि हाथ से यज़दान ने उसे रोकने का इशारा किया था। जबकि राहिल ये मंजर देखकर आग बगोला हुए थे। एक बात बताऊं तुम्हें मैं यज़दान लाशरी के, अब ये केस आगे बढ़ेगा और याद रखना इस केस को अब मैं खुद हैंडल करूंगा और जो सबूत तुम्हारे खिलाफ झूठे साबित हुए थे ना, अब इनको मैं सच साबित करके दिखाऊंगा। तो मैं खुद सज़ा दिलवाऊंगा, उसकी जानिब देख कर कहा, जबकि यज़दान कदम ब कदम चल के उनके करीब आ खड़ा हुआ और अपनी गहरी भूरी आंखें उठा के राहिल की आंखों में देखा। इसकी लाल अंगारा होती आंखें कोई बहुत बड़ा तूफान आने की
पेश गोई कर रही थी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपकी इज्जत करता हूँ, लिहाजा मुझे मेरी हद में रहने दीजिए, वरना भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। कहकर वो बाहर निकलता चला गया, जबकि उसकी पुश देखकर राहिल ने नकुवत से सर झटका। सुबह के 10 बजे अलार्म बजा तो इसकी आंख जाके खुली। ओ शिट, मैं आज लेट कैसे हो गया? इसने आंखें खोल कर देखा। मुबीन, मुबीन, वो धाड़ा था। जी सर। मुझे उठाया क्यों नहीं? लेट हो गया मैं। वो अपनी काली आंखें जो इस वक्त सर तासीर लिए हुए थी, इसकी आंखों में गाड़ी। तो मारे डर के मुलाजिम अपनी निगाहें झुका गया था। जी सर, वो मैंने आपको उठाया था, लेकिन आपने कहा मुझे और सोना है। अच्छा अच्छा, बस तुम मुलाजमा को बोलकर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करवाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी सर। इसे भागने में ही आफियत जानी थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो शावर लेकर बाहर आया। वाइट पैंट शर्ट, लेस उसके 6 पैक्स नुमाया हो रहे थे। उसने लापरवाही से अपने गीले बाल झटके थे। टॉवल को उसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। इसकी ब्लू शर्ट वहीं मौजूद थी जो कि हैंग हुई थी। 5 मिनट के बाद वो फ्रेश सा तैयार होकर नीचे आया। नाश्ते में एक जूस का ग्लास पीने के बाद वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। सर। बोलो रहमान। एक्चुअली सर, आज आपकी मीटिंग है। तो लेकिन सर, आज आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का विजिट करना है। तुम एक काम करो, मीटिंग कैंसिल कर दो और यूनी की तरफ चलो, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से वादा किया हुआ है कि विजिट के लिए आज मैं आऊँगा। जी सर, जैसा आपको बेहतर लगे। मॉम, मॉम। जी बेटा। हाजरा बेगम जी से बोली। मॉम, मान भाई कब आएंगे? बेटा, उसकी बात हुई थी उससे मुझसे रात। अब तुम्हें पता है अपनी ज़िद्दी भाई का, कह रहा था कश्मीर में एक अहम मिशन है जिसे पूरा करके ही वापस आएगा। ओहो, एक ये भाई भी, पता नहीं, हर वक्त काम काम, हमारे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं होता। और डैड भी, मैंने कहा भी था कि इस बार मुझे यूनी से छुट्टियां होने वाली हैं तो नॉर्दर्न एरिया में किसी जगह घूमने चलेंगे। वो पाँव पटकती अपने रूम की जानिब चली गई, जबकि हाजरा अपना सर नफ़ी में हिला कर रह गई थी। नमल अपने कमरे में बेड पर सुकड़ी हुई बैठी थी कि जी उसके कमरे में दाखिल हुई। नमल, मॉम डैड खाने पर बुला रहे तुम्हें। नमल, इधर देखो मेरी तरफ, तुम रो रही हो। नहीं तो। नमल, तुम्हारी बहन हूँ मैं, लाख छुपा लो मुझसे लेकिन नहीं छुपा पाओगी। उसे उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते कहा, जो आंसुओं से लबरेज थी। कहाँ बिजी होते हैं आप? राहिल आजकल ना सुबह नाश्ता किया और अब रात को भी लेट आए हैं। हाजरा राहिल को खाना सर्व करते हुए बोली, भाई आजकल एक केस चल रहा है जिसे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, बस इसीलिए। जी फ्राइड चिकन का निवाला लेते हुए बोली, जबकि नमल इन सब से बेनियाज फोर्क प्लेट में बेतरतीबी से चलाते हुए इस जालिम की सोचों में महू थी। अरे मेरा बच्चा, असल में वो यजदान लाशरी का केस से है जो अब फिर से रीओपन हो गया है और अब इसे एसएसपी नहीं, खुद मैं हैंडल कर रहा हूँ। यजदान का नाम सुनकर नमल का दिल अलग ही लय पर धड़कना शुरू हो चुका था, जबकि जी नमल के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, वह कहती वहाँ से उठ गई। राहिल बोले, मुझे लगता है मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको दूध के साथ टैबलेट दे दूंगी, आप खाना खाएं। हाजरा बोली। नमल के दिल व दिमाग में इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई थी। इसकी आंखें शिद्दत और ज़ब्त से लाल हो चुकी थी। वो रोती रोती बेड पर आड़ी तिरछी सो गई थी। इसे सोए भी आधा घंटा ही गुजरा था कि कोई उसके कमरे की खिड़की से कूदा और इसे देखने लगा, जो एक पल को वो थम सा गया था। उसने अपनी 35 साल जिंदगी में इतना हुस्न नहीं देखा। वो एक मजबूत ताकतवर मर्द था और सबसे बड़ी बात, एक सियासतदान था। लड़कियां उसके गिर्द मंडलाती थी, लेकिन आज तक यजदान लाशरी ने इतना हुस्न नहीं देखा था। वो फिर उसके चेहरे पर इतना नूर व महबूब सा उसे देखे गया था। उसे पहली नज़र में अपने बेपनाह हुस्न और मासूमियत से इसके चारों खाने चीत कर दिए थे। यकायक इसे वो मकसद याद आया जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। वो आगे बढ़ा और इसके करीब भी बेड पर बैठ गया। इसकी परतपिश निगाहें खुद पर महसूस करती वो नींद में कसमसाई। उसके कसमसाने पर वो मुस्कुराया। कहा था तुम्हारे बाप को कि इस केस को क्लोज कर दे, लेकिन लगता है इन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा अपना फ़र्ज अजीज़ है, कहकर इसने अपनी उंगलियों का लम्स इसके चेहरे पर छोड़ा और जैसे आया था वैसे लौट गया। गाल पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ था। उसे हैरत हुई कि उसके कमरे में यूं भला कौन आ सकता है। खैर जो भी हो, इसका लम्स इसे जाना पहचाना सा महसूस हुआ था। लिहाजा वो उठी और अपनी तमाम सोचों को फिलहाल झटकती शावर लेने चल दी थी।
नाश्ते से फरागत हासिल करते ही राहिल अपनी ड्यूटी पर चले गए, जबकि नमल अपने कमरे में हमेशा की तरह और हाजरा अपनी निगरानी में मुलाजमत से काम करवाने लगी, जबकि जी अपना मोबाइल उठाए वही लॉन्च के सोफे पर बैठे किसी काम से मशगूल लग रही थी कि अचानक उसे सामने से अरमगलान आता हुआ दिखाई दिया। भाई, ओ माय गॉड! वो खुशी से उछलती कूदती भागकर अरमगलान के पास जा पहुंची, जबकि वो इसके उतावलेपन को देखते महज सब खूबसूरती से मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। हाजरा बेगम भी आंखों में खुशी के आंसू लिए बाहर आई और इससे मिली, जबकि उनके माथे पर बूसा दिया। इतने में नमल भी आ गई थी। अरे मेरी गुड़िया आई है, नमल के माथे पर बूसा देता बोला। कैसे हैं भाई आप? नमल इन सब के पास ही लॉन्ज में सोफे पर बैठते हुए बोली। मान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड़िया, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। हाजरा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। वो बिलाशबा एक खूबसूरत मर्द था। गहरी काली आंखें, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी नाक, शनगर्फी लब आपस में सख्ती से पेवस्त थे। वो अपनी आप मिसाल आप था। गुड़िया? जी भाई। इसके सोचों का अरताज टूटा था। गुड़िया, कहाँ गुम हो आप? और आपने क्या हालत बना ली अपनी? हाँ मान बेटा, ये किसी की सुनती ही नहीं है। सूख सूख के तीला हो गई है, मगर मजा आ रही कि अपना ख्याल रखे। अरे मॉम, आप फिक्र क्यों करती है? मैं आ गया हूँ ना। जानती है ना कि गुड़िया अपने मान भाई का कहना नहीं टालती है ना गुड़िया? जी भाई। वह बमुश्किल मुस्कुराई थी। अच्छा मान बेटा, तुम काफ़ी थक गए होंगे आखिर को सफ़र जो किया है। तुम शावर लेकर आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ अपने लाडले की पसंद का। जबकि वो मुस्कुराता उठकर ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। जी यूं नहीं जा चुकी थी क्योंकि वो ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गई थी, लेकिन उसका लास्ट सेमेस्टर था और बस इसके पेपर्स भी होने वाले थे, इसीलिए अब इनको फ्री कर दिया गया था। मतलब कि अब उनकी मर्जी थी कि वो यूं ही आके तैयारी करे या फिर घर पर रह कर ले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग भाई। यजदान, जो कि नाश्ता करने में मसरूफ़ था, ऊपर से नीचे आती आयशा को देख कर मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी गुड़िया? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं और इतने दिनों से लेट क्यों आ रहे हैं घर? गुड़िया, एक्चुअली एक तो तुम्हारा भाई ठहरा सियासतदान, दूसरी बात कि आजकल एक केस के सिलसिले में उलझा हुआ हूँ, बस इसीलिए। अच्छा गुड़िया, तुम घर में बोर होती रहती हो, अब तो कॉलेज से भी फ्री हो गई हूँ, अपनी किसी दोस्त को लेकर शॉपिंग क्यों नहीं चली जाती? भाई आप जानते हैं ना कि मेरी एक ही दोस्त है और वो भी ना जाने कहाँ गुम रहती है, ना कॉल पिक करती है ना मैसेज सीन करती है। अच्छा तुम आजकल कर लेना कॉल, हो सकता है पिक कर ले। ओके भाई। वो टांग पर टांग रखे कॉफत से पाँव झिल्लाती इधर उधर देख रही थी। दिखने में मालूम होता था कि वो किसी का वेट कर रही है। ओहो ताशी, कहाँ रह गई हो? वो बड़बड़ाई होती हुई बोली कि सामने से उसे ताशी आती हुई दिखाई दी थी। कहाँ रह गई थी तुम? ओहो यार जी, तुम्हें नहीं पता क्या आज यूनी में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? आयजा ने अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हुए कहा। यार सीरियसली तुम्हें नहीं पता? हाँ नहीं पता। और कौन सा कोई रोमन रेंस आ रहा है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? इसी यार, वो किसी रोमन रेंस से भी कम नहीं है। अरम खान अंसारी नाम है उसका, मारूफ बिजनेसमैन, हॉट डैशिंग, सिक्स पैक। तुम्हें पता है लड़कियां मरती हैं उस पर इसकी एक झलक देखने के लिए, क्या क्या जतन करती है, बस पूछो ही मत। करती होगी यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सपाट लहजे में बोली। तुम्हें तो खैर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके यूं कहने पर आयजा ने घूर कर उसे देखा था। ओहो यार, जस्ट मजाक था। तुम तो इंसान को आंखों से ही मार डालो, तुम्हारे बस चले तो मर ही ना जाए कोई। आयजा ने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। ओके लेट्स मूव नाउ। कहते हुए ताशी उसे उसी साइड ले गई जहां सब उसके आने का वेट कर रहे थे। वह हर चीज़ से बेनियाज बबल चबाती, कानों में हेडफोन लगाए एंड्रॉयड का मोबाइल पकड़े चलती जा रही थी कि सामने से किसी से टकरा गई। इसका मानो दिमाग ही घूम गया था। इसे यूं महसूस हुआ कि किसी सख्त चट्टान से टकरा गई हो। उफ, अंधे हो क्या? अक्ल नहीं है क्या? साइड से होके चल लो। इसने एक नज़र उठा के उसकी जानिब देखा। ब्लू शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने, साथ ही ऊपर ब्लू कॉलर का कोट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए वो बला का हैंडसम दिखाई दे रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं, आप मुझसे टकराई है। अब मुझे ये नहीं पता कि जानबूझकर टकराई है या फिर गलती से, वो लापरवाह सा बोला। और आयजा को तो इसकी बात सुनकर आग ही लग गई थी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे शौक नहीं है आपसे टकराने का। गॉट इट। और हमने एक नज़र इसके सरापे पर डाली जो खून खुआर नज़रों से उसे देख रही थी। पिंक कलर की कमीज़ पर वाइट कलर की कैपरी और साथ में वाइट कलर का दुपट्टा जो उसने एक तरफ शाने पर डाला हुआ था।
उसकी हेज़ल कलर की आंखों में इसे अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। मैं जानती हूँ आप जैसे 2 नंबर लड़कों को जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं शुरू हो गए। आप मुझसे जानबूझकर टकराते हैं और आपकी नीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो दो टोक लहजे में बोलती जाने लगी जबकि अरम ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। एक नज़र उसने मुड़कर उसे देखा था। यही लम्हा था जब उसका बेसाख्ता हाथ अरम के गाल पर अपना निशान छोड़ गया था। आइंदा गलती से भी किसी लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, और अगर फिर भी पकड़ना चाहा ना तो मेरा थप्पड़ याद रखना। अपनी कलाई छुड़वाने लगी जब ही उसने इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। नीयत की बात की थी ना तुमने? अरम इसके कान के करीब झुका। नीयत तो खराब हो गई है मेरी अब, वो भी तुम पर, और इस थप्पड़ का बदला तो मैं ऐसा लूँगा कि पनाह मांगोगी मुझसे। इसे अपनी लाल अंगारा होती आंखें इसकी हेज़ल आंखों में गाड़ते हुए कहा। इससे पहले कि आयज़ा कुछ बोलती, ताशी जो ये सारी कार्रवाई देख रही थी, ओके जी लीव नाउ जस्ट मूव, आगे बढ़ी और आयज़ा को घसीट कर अपने साथ ले गई। लेकिन जाते हुए भी आयज़ा कहना न भूली, शैतानों से पनाह ही मांगी जाती है मिस्टर XYZ। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ वो कहती आगे बढ़ गई, जबकि अरम ने गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। जी, अरम कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था। सर आप इतनी जल्दी आ गए, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ है या अब मैं हर काम तुमसे पूछ कर करूं? नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। जो भी मतलब था, आइंदा से किसी किस्म के सवाल किए तो तुम खुशी खुशी जॉब छोड़ के जा सकते हो। गॉट इट? यस सर। ड्राइवर ने खामोश रहने में ही गनीमत जानी, क्योंकि अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहता था। रहमान? यस सर। रहमान जो अरम का बॉडीगार्ड था उसके साथ ही हर पल मौजूद होता था। पता चला हो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो जी नाम की लड़की है उसका बैकग्राउंड क्या है? सर सिर्फ पता चलाना है या फिर किडनैप भी? नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना, जितना कहे उतना करो। बट सर इस लड़की ने आपको पूरी यूनिवर्सिटी के सामने थप्पड़ मारा है और आप... देखो रहमान, कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, तो और वैसे भी उसका थप्पड़ मुझे पड़ा तो गाल पर था, लेकिन निशान दिल पर छोड़ गया है। इससे मुस्कुराते हुए कहा, जबकि रहमान ने उसे हैरत से देखा। वैसे भी ये मोहब्बत की नहीं नफरत की जंग है, और खेल हमेशा दिमाग से खेला जाता है, जज्बात में आकर नहीं। जबकि रहमान उसकी बात का मतलब समझते हुए मुस्कुराया था। तुम बस वो काम करो जो कहा है, रात को मेरे फार्म हाउस में तमाम डिटेल्स के साथ पहुँच जाना। ओके सर, श्योर। बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। अरम गुनगुनाते हुए हंस दिया। मिस जी, तुम्हें मैं ऐसी शिकस्त दूंगा कि राह फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम्हें ऐसा तोड़ूंगा कि कभी फिर जुड़ ना पाओगी। यह अरहम खान अंसारी का वादा है तुमसे। कहते हुए एक पुरस्रार मुस्कुराहट ने उसके होठों को छू लिया था। नमल शावर लेके निकली थी कि उसकी सेल टोन बजी। अस्सलाम वालेकुम नमल। वालेकुम अस्सलाम आशी, कैसी हो? अरे ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि कहाँ थी तुम और मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? जानती हो ना तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं मेरा। आयशा मसूई नाराज़गी से बोली। अरे बाबा सॉरी यार, बस वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। आयशा को नहीं पता था कि नमल इसी के भाई से प्यार करती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉलेज में ही एक साथ पढ़ा है। और नमल भी नहीं जानती थी कि यज़दान ही आयशा का भाई है, क्योंकि आयशा ने उसे यज़दान के बारे में सरसरी सा बताया था। इसका एक बड़ा भाई भी है। नमल सिर्फ इतना जानती थी कि आयशा का भाई है सियासत में। नमल ये भी जानती थी आयशा भी लाशरी है। एक लम्हे को इसके दिल में ये ख्याल आया कि वो कहीं यज़दान की बहन ना हो, लेकिन फिर ये सोचा कि एक ही कास्ट के कितने लोग होते हैं। ना कभी यज़दान ने आयशा का जिक्र किया, ना ही आयशा ने कभी नमल का यज़दान के बारे में बताया, और आज से पहले नमल और यज़दान का कभी सामना ना हुआ, लिहाजा वो दोनों ही इन बातों से अनजान हैं। नमल एक बात बोलूँ करोगी? बोलो। तुम आज मेरे घर आ जाओ प्लीज़, तुमसे मिलने को दिल कर रहा है, और पेपर की भी तैयारी हो जाएगी साथ मिलकर। यार मेरा मूड नहीं है ज़रा भी। ओके ठीक है, मत आओ। आशी गुस्से में कहकर रखने लगी थी कि ओके ओके, नाराज़ मत हो, आ रही हूँ। नमल ने टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। इसे रॉयल ब्लू कलर का एक फ्रॉक निकाला और साथ में ही उसके वाइट चूड़ीदार पायजामा पहना। बालों को खुला छोड़े, आंखों में एक काजल की लकीर, होठों पर हल्का सा पिंक लिपस्टिक ग्लोज लगाए, अपनी बुक्स और मोबाइल पकड़े, दुपट्टा सर पर लिए वो अपने इर्द गिर्द बड़ी सी चादर लपेटे वो नीचे आई थी। मम्मा? हाँ बेटा। मम्मा वो मैं अपनी दोस्त आयशा के घर एग्ज़ाम्स के लिए कंबाइंड स्टडी करने के लिए जाऊंगी। हाँ बेटा, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना कॉलेज की जिसका एक भाई सियासत में है, क्या नाम है उसका? जबकि नमल के चेहरे के तासरात बिगड़े थे। वह यज़दान के अलावा किसी और मर्द को अपने लिए सोचना भी गुनाह समझती थी। जी मम्मा। अच्छा बेटा, क्या नाम है उसके भाई का? पता नहीं मम्मा। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज़।
इनके गालों को चूमती वो बाहर आ गई थी। ध्यान से जाना बेटा, उसे ताकीद करना ना भूली थी। 1 घंटे में वो ड्राइवर के साथ लाशरी मैंशन पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नमल? आयशा ने भाग कर उसे गले से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूँ, आओ ऊपर चले। बल्कि रुको, तुम आज पहली बार मेरे घर आई हो ना, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। ओके मैडम। नमल मुस्कुराती हुई इसके साथ ही चल दी थी। सारा घर देख चुकी थी, लेकिन एक कॉर्नर रूम रह गया था जो कि यजदान का था। आयशा, ये कॉर्नर वाला रूम किसका है? ये रूम मेरे भाई का है। ओह, मैं देख लूँ क्या? नमल ने इजाज़त चाही। नहीं नहीं नमल, एक्चुअली भाई का मिजाज बहुत सख्त है, वो अपने रूम में किसी को जाने की इजाज़त नहीं देते, बस इसीलिए। सो सॉरी यारा। इट्स ओके, नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दोनों आयशा के रूम में चल दी। डैम इट, यजदान ने एक ही दफ़ा में टीवी स्क्रीन को तोड़ डाला था। सर, आपके गुस्सा करने से क्या होगा? मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपसे ये केस रीओपन हुआ तो यकीनन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में होगा। वो डीआईजी ने मुझे समझ के क्या रखा है? लगता है उसे इज्जत रास नहीं आई, तभी अपना फ़र्ज़ पूरा करने का शौक चढ़ा है। अपने अंदर का उबलते लावे को काबू करते हुए कहा। रहमान। जी सर। तुम्हें कुछ कहा था मैंने? जी सर। फाइल कहाँ है? जी सर, लाता हूँ। 2 मिनट में फाइल उसके सामने टेबल पर थी। मुझे पढ़ना नहीं है, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास कि इन 2 कौड़ी के पुलिस वालों की ज़ाती ज़िंदगियों को टटोलने बैठ जाऊं। हराम खोर कहीं के, जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। साले रिश्वत खोर है। और अब इनके एक होनहार डीआईजी साहब यजदान लाशरी को एक्सक्यूज़ करने चले हैं। यजदान ने नफरत से कहा। तुम्हें यहाँ मैंने तमाशा देखने और मज़े लेने के लिए बुलाया है। बताओ इस फाइल में क्या है? जी साहब। जी साहब। राहिल कुरैशी की 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़े बेटे का नाम, जो कि आर्मी में कैप्टन है, अरमगलान कुरैशी है, जबकि इससे छोटी बेटी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में है, नाम आयजा कुरैशी है। जबकि सबसे छोटी और तीसरी बेटी, जो अभी इंटर के एग्ज़ाम्स देकर फ्री हुई है, नमल कुरैशी नाम है। नमल कुरैशी। इसके लब अपने आप ही मुस्कुराहट में ढले थे, जबकि रहमान अपने मालिक को यूँ मुस्कुराता व देखकर हैरान था। क्या कोई पत्थर दिल भी मुस्कुरा सकता है? ठीक है, जाओ तुम। जी साहब, कहकर वो चला गया था। लेकिन यजदान का दिमाग नमल के नाम पर किसी गहरी सोच में मुब्तला हो चुका था। चुनाचा वो फिल वक़्त अपने दिमाग से तमाम तर सोचों को आज़ाद करता उठा और अपनी गाड़ी की चाबी को अपनी उंगली पर घुमाता ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी को जन से भगा ले गया था। रात के 7:30 बज चुके थे, जबकि आयशा ने आज अपने हाथों से नमल के लिए चिकन पास्ता बनाया था, जो कि नमल को बेहद पसंद भी आया था। खाना खाने के बाद नमल ने अपने और आयशा के लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि आयशा को हमेशा से क्रेज़ था नमल के हाथ की कॉफ़ी पीने का, और इसे वाकई ही में वो बेहद पसंद आई थी। नमल, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? क्या सोच रही हूँ? नमल, जो कि नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी, बोली। काश तुम मेरी भाभी बन जाओ यार, तुम्हारे साथ तो मैं बोर भी नहीं होती। देखो ना, और तो रोज़ तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने की क्या बात है? क्या? खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो, नमल चिल्ला के बोली, जबकि आयशा मुंह बसोर कर रह गई। पता नहीं यार, मुझे बहुत दिल करता है ना तुम मेरी भाभी बन जाओ और मेरे खड़ूस भाई को भी सुधार दो। इतनी तो तुम सुगड़ हो, फिर भाई को तुमसे इश्क हो जाएगा। हाय अल्लाह, बिल्कुल नॉवेल्स की तरह तुम लोगों की स्टोरी होगी ना। आयशा दांत निकालते हुए बोली, जबकि नमल नफ़ी में सर हिला कर रह गई। तुम्हारा भाई तुम्हें ही मुबारक हो, नमल नाक चिढ़ा कर बोली। अच्छा जी, मेरे भाई को देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी, फिर ये नखरे नहीं करोगी। बस एक दफ़ा देख लो नमल ही बीबी। आयशा आँख मारते हुए बोली, जो भी हो जाए, तुम्हारे भाई और मेरे शहजादे का कोई मुकाबला नहीं। इसे जितना हसीन है ना नमल कुरैशी का कोई लगा है ना ही लग सकता है। नमल के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने आता किया था। ऐसा भी क्या है तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे में जो मेरे हीरे भाई को ठुकरा रही हो? पता नहीं आयशा यार, ऐसा क्या है इसमें जो मैं पिछले 15 सालों से अकेली मोहब्बत से इश्क तक का सफ़र तय कर आई हूँ, और वो एक है जो बेखबर है हर चीज़ से बेनियाज। नमल सोच कर उदासी से मुस्कुराई। तेरी तमन्ना, तेरा इंतज़ार और तन्हा सा मैं। थक कर मुस्कुरा दिया जब रो नहीं पाया। अच्छा नमल, तुम बैठो, मैं ये मग नीचे रख कर आती हूँ। ओके। आयशा को गए हुए मुश्किल से 10 मिनट गुजर चुके थे कि अचानक लाइट चली गई, लिहाजा वो उठकर नीचे की जानिब चल दी थी। आयशा यार, कहाँ हो? डर लग रहा है मुझे, कोई भी नहीं है यहाँ, और ऊपर से लाइट भी चली गई है। नमल ऊपर से नीचे जा रही थी, जबकि यजदान जीना चढ़ के ऊपर की जानिब भी बढ़ रहा था। आयशा, कहाँ हो यार? नमल, जो कि अपनी दोस्त आयशा को ढूंढ रही थी, अचानक किसी सामने आने वाले शख्स से टकरा गई।
अंधेरा होने के बाद वो उसका चेहरा तो ना देख सकी, लेकिन एक अनजान से खौफ ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो वहां से निकलती, मुकाबिल ने उसे बाजुओं से पकड़कर दीवार से पिन कर दिया और इसके गिर्द अपने दोनों बाजू रखकर इसे फरार होने की राह मस्तूद की। कौन हो तुम? मुकाबिल की सर्द आवाज़ सुनते नमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैं नहीं, नमल हूँ, आयशा की दोस्त। पूरा नाम बताओ। नमल कुरैशी। इसका पूरा नाम सुन के यज़दान लाशरी के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट दौड़ गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खुशगवार एहसास भी पैदा हुआ, जिसे वो इसे कई बरसों से जानता हो। जबकि नमल उसकी गिरफ्त में हल्की हल्की कांपने लगी थी। प्लीज़ बता दे कि आयशा कहाँ है? नमल ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, जबकि मुकाबिल उसके करीब से उठती खुशबू से मदहोश हो रहा था। उसके कहने पर होश में आया। नमल को इसकी परतपिश सांसें अपनी कान की लोब पर और शहरक पर आसानी महसूस हो रही थी। वो इसके कान के करीब झुककर कहने लगा, तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना बना रही है और मैं तुम्हारी इस खुशबू का एडिक्ट होता जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे औरत ज़ात से नफरत है, लेकिन तुम में ऐसी कोई बात तो है कि मेरा दिल बगावत करने पर उतर आया है। इसकी बातों पर नमल का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। यज़दान की गिरफ्त हल्की होते देख नमल उल्टे कदमों भागी थी, जबकि यज़दान के चेहरे पर एक इंतहाई खतरनाक मुस्कुराहट ने आता कर लिया था। रात को रहमान अरहम के फार्म हाउस पहुंच चुका था। सर ये ली डिटेल्स जिसका आपने मुझे सुबह कहा था। ठीक है, जाओ तुम। उसने टेबल से वो फाइल उठाई थी। तो मैडम का नाम आयजा कुरैशी है और डीआईजी की बेटी है, जभी तो मेरी शेरनी इतनी बहादुर है। लेकिन मेरी जान, तुम्हारी यही बहादुरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसकी तस्वीर को देखते हुए उसने एक पुरस्रार सा कहका लगाया था। नमल जब से घर वापस आई थी तब से उसे एक अनजान से खौफ ने आ घेरा था। न जाने वो शख्स कौन था जो इतने धड़ल्ले से ये सब कह गया था, जबकि नमल यज़दान के अलावा किसी को सोचना भी गुनाह समझती थी। तो फिर ये कौन था? कहीं वो आयशा का भाई तो नहीं था? नमल ने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब इसको सिर्फ आयशा ही दे सकती थी। लिहाजा उसने फ़ौरन से पहले अपना मोबाइल उठाया और आयशा की चैट ओपन की। व्हाट्सएप पर आयशा उसे मैसेज किया। नमल क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? यहाँ से भी एकदम से ही चली गई थी। ओह हाँ, एक्चुअली यार वो ड्राइवर आ गया था ना, इसीलिए बस। अच्छा, इट्स ओके। आयशा ने टेक्स्ट किया। अच्छा आयशा, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? क्यों, तुम्हें कैसे आज मेरे भाई का ख्याल आ गया? आयशा ने मैसेज टाइप करके भेजा था। ऐसे ही, अब बताओ भी। नमल ने बेचैनी से कहा। अच्छा तो सुनो, मेरे भाई का नाम यज़दान लाशरी है, जो जाने माने सियासतदान है। मुझसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन गुस्से के तेज़ है काफ़ी। और नमल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसके कानों में बस एक ही फकरा गूंज रहा था कि मेरे भाई का नाम यज़दान लाशरी है। हेलो नमल, हेलो। आयशा ने उसको पुकारा, मगर वो कॉल काट चुकी थी। अजीब लड़की है ये भी, आयशा ने खुद से कहते हुए कंधे उचका दिए थे। इसका मतलब आज वो यज़दान ही थे जो मुझसे टकराए थे, और वो सब। नमल का दिल अलग ही धड़ल्ले पर धड़कना शुरू हो चुका था, जबकि जिस्म का खून समेट कर चेहरे पर आ गया था। लेकिन आज से पहले मुझे ये बात पता ही ना चल सकी कि आयशा का भाई यज़दान भी तो हो सकता है ना, और ना ही कभी जिक्र हुआ इस बारे में। नमल अब खुद से ही अंदाजे लगाने लगी थी। इसका मतलब यज़दान भी मुझसे एक खूबसूरत और शर्मीली मुस्कुराहट ने इसके होठों को अहाता कर लिया। इसका मतलब कि यज़दान भी मुझसे एक खूबसूरत और शर्मीली मुस्कुराहट ने उसके होठों का अहाता कर लिया था। इसका मतलब नमल कुरैशी, जिसको तुमने बरसों से चाहा, वो आज सामने आया भी तो तुम्हें इल्म ही ना हो सका इस बात का। उफ, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। वो अपनी बात पर सर झटक कर मुस्कुराती थी। उसे टाइम देखा तो इस वक्त 12 बज चुके थे, इसीलिए वो ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी और 10 मिनट में वज़ू करके बाहर आई। हिजाब के स्टाइल में दुपट्टा लेते हुए उसे नीयत बांधी थी। वो नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी जब भी बेसाख्ता इसके आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करे जिसने उसे इस चीज़ से नवाजा जिसकी चाह में अपने रब के इतने करीब हो गई थी। ऐ मेरे रब, ऐ नीयतों का हाल जानने वाले, मैं कभी भी तुझसे या तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हुई, और इसी कामिल यकीन का आज सिला तूने मुझे इतने खूबसूरत तरीके से अता किया। मेरे इस बेजान वजूद में तूने आज जान डाली जो बरसों पहले वो मुर्दा हो चुका था। कैसे तेरा शुक्र अदा करूं मेरे रब। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी। मुझे सजदों पर यकीन है, मेरी दुआएं उसके सामने हैं और
नीयतों से वाकिफ़ है। वो पहले मुझे आजमाएगा, फिर नवाज देगा। रात के किसी पहर उसको अपनी गर्दन पे और कान की लोब पर किसी की परतपिश सांसों का एहसास हुआ था। झट से उसने अपनी आंखें खोली थी। इससे कब्ल के वो चीखती, मुकाबिल ने भारी मर्दाना हाथ रख कर उसकी बेसाख्ता उमट आने वाली चीख को रोका था। इसने इतनी सख्त सर्दी होने के बावजूद वो पसीने में नहा गई थी। खौफ इसकी रग रग में सरसरायत कर चुका था। कौन हो तुम? इसे हकलाते हुए कहा। वॉट, इतनी जल्दी भूल गई मुझे मिस जी? अभी कल ही तो हमारी मुलाकात हुई थी और तुम पूछ रही हो कि कौन हूँ मैं? अंधेरा होने के बाद वो उसका चेहरा तो ना देख सकी, लेकिन इसे ये भी याद नहीं आया वो कब की मुलाकात की बात कर रहा है। देखो, जो कोई भी हो तुम्हें बता दूँ, आयज़ा कुरैशी नाम है मेरा। किसी से नहीं डरती मैं। तो मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आके मुझे ही डराने की? लाइक सीरियसली मिस जी, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है या फिर मेरी जानलेवा कुर्बत से? इसका मायने खेज लहजा इसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। इससे पहले कि वो मजीद इस पर झुकता, आयज़ा निहायत तेज़ी से उसकी गिरफ्त से निकलती, दरवाजे तक पहुंचती कि उसने सरत से आगे बढ़कर उसको पेट पर हाथ रखकर अपनी जानिब खींचा था। अब की बार आयज़ा की पुश्त इसके चौड़े सीने से जा लगी थी, जबकि आयज़ा की जान निकलने के दर पर थी। हाँ, ऐसी होशियारी बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें, वाइफी टू बी। वॉट द हेल इज़ दिस? खबरदार, जो ये वाहियात अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए तो मुंह नोच लूँगी तुम्हारा मैं। जबकि वो इसकी सख्त गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाती, हलकान होती जख्मी शेरनी की मानीन कर रही थी, जबकि इसके यूं सिलगने पर वो ज़ोर से हंसा था। छोड़ मुझे कमीने, तेरी तो गाली। जबकि उसके मुंह से गाली सुनने के बाद बजाय वो गुस्सा होने के अपने लब दांतों में दबाए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, तुम मेरे डैड को नहीं जानते और मेरे भाई को। इनको अगर पता चला ना कि तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। आयज़ा के कहने पर उसे अश्ताल औद आया था। झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते इसकी दोनों कलाइयों को उसकी पुश्त से लगाते वो गर्राया। और तुम अभी तक एक एक को नहीं जानती मिस जी, इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप करती जाओ, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। कल तुम्हारे घर में शादी का एक प्रपोजल आएगा, चुपचाप उसे कबूल कर लेना, वरना तुम्हारे मुताबिक तो मैं घटिया हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना, है ना वाइफी टू बी? वह मज़ीद उस पर झुका, इतना कि अगर आयज़ा उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती तो यकीनन उसके होठ इसके होठों से टच हो जाते, जो कि आयज़ा को हरगिज़ गवारा ना था। जब कुछ देर आयज़ा ने कुछ ना कहा तो इसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करा था। वह आगे ही बढ़ा था कि तुम जो कोई भी हो, इतना याद रखना, मेरा नाम आयज़ा कुरैशी है। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे कि मैं तुम जैसे गिरे हुए नीच और घटिया इंसान से शादी करूं। तुमसे शादी करने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करूंगी मैं। वह नफरत से कहती वहाँ से जाने लगी कि एक दफ़ा फिर इसने उसको सख्त गिरफ्त में लेकर इसे दीवार से पिन कर दिया। छोड़ो मुझे, घिन आती है मुझे तुमसे और तुम्हारे लम्स से। आयज़ा अब की इंतहाई गुस्से से बोली थी, जबकि आवाज़ उसकी आहिस्ता ही थी। एक बात याद रखना आयज़ा कुरैशी, मुझे ना सुनना सख्त नापसंद है, और यकीन जानो अगर तुम इस खुश फहमी में मुब्तला हो कि एक एक को तुमसे इश्क है या तूफ़ानी मोहब्बत है, तो सुनो, तुम मेरा जुनून बनती जा रही हो जिसे मुझे हासिल करना है, और जब तुम्हें हासिल ना कर लूँगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और क्या कहा था तुमने कि मुझसे घिन आती है तुम्हें मेरे लम्स से? तो मेरी जान, इसी घटिया लम्स को अब तमाम उम्र तुम्हें यूं ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बात ज़हन नशीन कर लो, मेरी शिद्दत पसंदी का अंदाज़ा तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे इस नाजुक से वजूद पर मैं अपनी ज़ात की मेहर लगाऊंगा। इसके हौले हौले लजरते वजूद की सबिहा पेशानी पर अपना दहकता लम्स छोड़ते भारी गंभीर लहजे में उसे बावर करवाया था तो इसके असाब झंझना उठे थे। इसका पूर सिलकने लगा था। इसकी शर्ट को शिद्दत से अपनी दोनों मुट्ठियों में भींच गई थी। गेट रेडी टू बी माइन फॉर एवर कहकर उसने झुककर उसकी सांसों में सांस ली और उसको आज़ाद करते पलट गया था, जबकि आयज़ा अभी तक उसके अल्फाज के शहर में खोई वहीं खड़ी उसकी पुश्त देखती रह गई। जैसे ही 9 बजे वो इजलत में सीढ़ियाँ उतरती, कम फलांगती ज़्यादा वो टीवी लॉन्च में दाखिल हुई थी। ओ नो, आज मैं लेट हो गई, अब पता नहीं फिर कब दीदार ये यार नसीब होगा। वो तासिफ से सर हिलाती सोफे पे बैठ गई। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक इस साहिर का मुस्कुराता हुआ चेहरा जलवा गिर हुआ था और इसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। वो बिना पल के झपकाए यकटक उसी की जानिब देखी गई। वो इसे देखने में इतनी महू थी कि जी आयज़ा के आने का भी उसे एहसास ना हुआ था। जी ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, फिर एक नज़र टीवी की जानिब। क्यों खुद के साथ जुल्म कर रही हो नमल? कैसा जुल्म? तुम जानती हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ?
जानती हूँ, लेकिन मोहब्बत हो जाना वो भी इश्क की हद तक, इसमें कैसा जुल्म? नमल, वो तुमसे 35 साल बड़ा है और तुम अभी महज 20 साल की हो। जी आपी, अगर मोहब्बत छोटे बड़े शक्ल व सूरत देख के हो तो वो मोहब्बत तो ना हुई। लेकिन जी सोचा है कि तुमने कि अगर डैड को पता चला तो वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नमल ने अपनी लाल अंगारा होती आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। तो फिर डैड को भी एक फैसला लेना पड़ेगा इन्हें। अपनी बेटी की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है या फिर इनकी अन्ना और मर्जी? जबकि जी तो इसकी शिद्दत पसंदी देखकर हैरान थी। अपनी बात ख़त्म करते हुए वो ऊपर की जानिब चल दी। ऊपर जाके वो इस रूम में आई थी जहाँ वो अक्सर पेंटिंग्स बनाती थी। एकदम उसने ब्रश उठाया, पेंटिंग बोर्ड, ये तेज़ी से अपनी उंगलियां चलाती गई। कुछ ही देर में वो इस साहिर को तस्वीर बना चुकी थी। आखिर क्यों तुम अब तक मेरी मोहब्बत से अनजान हो? वो मोहब्बत जो मुझे 15 साल की उम्र में ही तुमसे हो गई थी। तुम्हें क्यों इल्म नहीं यज़दान लाशरी कि मोहब्बत दिल का सजदा है, और नमल कुरैशी का दिल तुम्हारी मोहब्बत के आगे कब का सजदा कर चुका है। वो पागलों की तरह रोती हुई इसकी तस्वीर से बातें कर रही थी कि जैसे कि वो इसके सामने ही मौजूद हो। एकदम ही वो आगे बढ़ी और इसकी तस्वीर को उल्टा करके रख दिया और अपने आंसू साफ करके बढ़ी ही थी आगे कि एकदम ही उसे एक ज़ोरदार चक्कर आया और वो लड़खड़ा की ज़मीन बोस हुई थी। हाजरा बेगम नमल को देखने ऊपर आई थी कि क्या हुआ है, वो नीचे क्यों नहीं आ रही खाने पे, लेकिन उन्होंने उसके रूम में भी चेक कर लिया, वॉशरूम में भी, कहीं भी नहीं थी। अब जब इनको तशवीश ने आन घेर लिया, लिहाजा उन्होंने उसके पेंटिंग रूम का डोर ओपन किया तो उनकी बेसाख्ता चीख निकल गई थी। फर्श पर नमल बेहोश पड़ी थी जबकि सर से खून बह रहा था। हाजरा जो अभी यूनी से वापस आई थी, हाजरा की आवाज़ सुन के भाग के ऊपर आई थी और नमल को यूं इसके हाथ पांव फूल गए, जबकि हाजरा बेगम इसके पास ही नीचे बैठी रोने में मसरूफ़ थी। आयज़ा ने फ़ौरन से पहले अरमगलान को कॉल करके सारी बात बताई थी और वो 5 मिनट में आने का कहता फ़ोन काट चुका था। आयज़ा ने और वहाँ मौजूद मुलाजमा ने नमल को सहारा देकर बेड पर बिठाया था। अरमगलान डॉक्टर को साथ लेते ही आया था जो अब नमल को चेक कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर इनके पास आया। डॉक्टर प्लीज़ बताएं कि मेरी बहन कैसी है, अब कोई परेशानी बात तो नहीं है ना? नहीं, अभी मैंने बैंडेज कर दी है फ़िलहाल के लिए। एक्चुअली अरमगलान बेटा देखो, मुझे लगता है कि नमल बेटी को कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो पहले की बनिस्बत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वरना वैसी नहीं है, बहुत नाजुक दिल है वो। और तुम जानते हो ना कि इसे हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब कि वो कोई भी स्ट्रेस ले या कोई भी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात का तुम्हें पता है सिर्फ, और तुम्हारे ही कहने में मैंने राहिल भाई को नहीं बताया था। उमूमन ऐसी कंडीशन में पेशेंट के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनके बात पर गोया अरमगलान तड़प ही गया था। लेकिन तुम ना उम्मीद ना हो, नमल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा और सबसे बड़ी बात यह कि इसे खुश रखना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो इसे ना पसंद हो या फिर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से नमल इतनी वीक हो गई है, कोशिश करो कि कोई स्ट्रेस ना ले आइंदा। अभी मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही घंटों में होश आ जाएगा। नमल को ख्याल रखना बेटा, चलता हूँ। डॉक्टर जबरान जो कि राहिल के बहुत अच्छे दोस्त थे और इनके फैमिली डॉक्टर थे, बोले थैंक यू सो मच अंकल। जबरान आप बैठिए ना, चाय पी के जाइएगा। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, एक ओपन हार्ट सर्जरी करनी है इसीलिए। जी ठीक है, आइए आपको छोड़ दूँ। जब डॉक्टर चले गए तो अरमगलान ने सारी बात हाजरा और आयज़ा को बताई कि किसी परेशानी की वजह से बेहोश हो गई है, जबकि आयज़ा जब से अपनी मुट्ठियाँ भीज गई थी, जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। हाजरा का रो रो के बुरा हाल था, वो इनकी लाडली छोटी बेटी थी, माँ थी, वो कैसे इसको तकलीफ़ में देख सकती थी। शाम में जाके नमल को होश आया था। वो मंदी बंदी आंखें खोल कर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। होठों पर बेसाख्ता एक अजियत भरी मुस्कुराहट उभरी थी। वो जहाँ खुश थी कि यज़दान उसे मिल चुका है, लेकिन अभी तक गाफिल था उसके जज्बात से मिल के भी उसने उस पर अपना रौब ही डाला था। इसको ना जाने क्यों ना उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह इश्क नज़र आया था। और फिर राहिल साहब ने भी तो यज़दान के केस के बारे में बताया, इसीलिए उसको यज़दान से इस किस्म की उम्मीद ना थी। वो उठ के बैठी थी, आंसू मुतवातिर आंखों से बह रहे थे। जब ही अचानक रूम में आई, उसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी, लाइट ऑफ ही थी, लिहाजा उसने भी ऑन करने की कोशिश ना की थी। नमल आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। ट्रे को साइड टेबल पर रखते हुए वो उसके करीब आई थी। नमल नमल, वो इसके करीब ही जाके बैठी थी। इसकी आंखों से बाजू हटाए तो इसका चेहरा लाल हुआ था, आंसू रवा दवा थे। नमल मेरी जान, क्या हुआ है?
जबकि उसके कहने की देर थी नमल आयज़ा से जा लिपटी थी। जी वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? अब तक वो मेरी मोहब्बत से अनजान है। मैं कब से तड़प रही हूँ। क्या इसे मुझ पर तरस नहीं आता? क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो तुम तो बताओ, क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है? अगर गुनाह है तो अब मैं तो ये गुनाह कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देता वो हिचकियों से रोती हुई बोली, जबकि आयज़ा उसकी बात पर तड़प के रह गई थी। वो इसकी लाडली बहन थी, कैसे वो इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करती? नमल मेरी जान, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? जबकि तुम्हें पता है रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा अपनी ही तबीयत खराब करोगी तुम। कैसे ना रो जी, मैं कैसे जी? मैं ज़ब्त की इंतहा पे हूँ और जानती हूँ जिस रास्ते में मैं चल पड़ी हूँ अब वहाँ से वापसी नामुमकिन है। मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते दर्द बर्दाश्त करते हुए बोली, मुझ में मज़ीद बर्दाश्त करने की सख्त मौजूद नहीं है। मैं टूट गई हूँ, बिखर गई हूँ। मैं चाहती हूँ वो आके समेट ले मुझे। मैं उसके सीने पर सर रख के रोना चाहती हूँ, वो गुब्बार निकालना चाहती हूँ जो मुझ में पिछले 15 सालों से अपने अंदर पाल रही हूँ। वो हिचकियों से रोते हुए बोली, अच्छा तुम रोना तो बंद करो नमल यार, पहले तुम खाना खाओ, फिर मिलकर कोई हल निकालते इस बात का, ओके? आयज़ा उसकी जानिब पर उम्मीद निगाहों से देखते हुए बोली, जबकि नमल उसकी बात पर सर को इस्बात में हिलाती खाने की ट्रे को पकड़ती खाना खाने लगी थी। जबकि आयज़ा ने इसके सौगवार हुस्न को देखते हुए दिल ही दिल में उसके लिए बेपनाह दुआएं मांग डाली थी। लेकिन क्या वाकई वो जल्द बदेर कबूल होने वाली थी, या फिर किस्मत नमल के लिए कुछ और ही सोचे हुए थी? सुबह के 6 बजे भी वो पुशअप लगाते हुए यही सोच रहा था कि कैसे राहिल से उनकी की गई बेइज्जती का बदला ले। वो अभी इन्हीं सोचों में महू था कि अचानक उसका सेल रिंग हुआ। टॉवल से अपने कसरती वजूद पर पसीना खुश करते हुए वो ट्रेनिंग रूम से बाहर आया था। ट्रेनिंग रूम, जिम, जहाँ वो रोज़ सुबह एक्सरसाइज किया करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है अरम? यज़दान ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, हम ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? अरम ने शौक से अंदाज में कहा था। इसकी बात पर यज़दान हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ ठीक हूँ मैं भी। वैसे आजकल तो तेरे बड़े चर्चे हैं यज़दान, आप हमारे होने वाले नए वज़ीर आज़म जो हैं, अरम ने कहा था, जबकि यज़दान ने सिर्फ हूँ में ही जवाब दिया। क्या हुआ यज़दान, मुझे क्यों तू परेशान लग रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यार तुझे पता है ना इलेक्शन सर पर है और ऊपर से ये मीडिया वाले जान ही नहीं छोड़ते, बस इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। अच्छा चल छोड़, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चल तुझे कुछ बताना था। बोल। तेरे लिए भाभी ढूंढी है मैंने। अच्छा वाकई ही में? इस बार यज़दान काफ़ी हैरान हुआ था। कौन है वो? यज़दान ने पूछा था। ये नहीं बताऊंगा, तू खुद देख लेना निकाह पे। ठीक है, आज मैं जाऊंगा इसका हाथ मांगने। जबकि यज़दान इसकी बात पर कहका लगा के हंसा था। हंस क्यों रहा है यार, अंकल के बिना ही जाएगा क्या? थोड़ा वेट कर ले, उनको अमेरिका से वापस आ जाने दे। ओ यार तेरी भाभी जो है ना बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसको जितनी जल्दी लगामें डालूंगा वही बेहतर है, लिहाजा डैड से मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी। अच्छा चल फिर एडवांस में मुबारक मेरे भाई, तू हमेशा खुश रहे, दुआ है मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, अरम ने शरारत से कहा, जिस पर यज़दान का कहका बेसाख्ता था। यार आयशा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि यज़दान ही भाई है तुम्हारे? क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? आयशा ने अपनी आंखें पटपटाते हुए कहा। नहीं, मुझे तो लगा था कि कोई और होंगे तुम्हारे भाई, मेरा मतलब है कि वो तो पॉलिटिक्स में है ना, इसीलिए। नमल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। हाँ हाँ, भाई सियासत में है, बस कभी ना तुमने जिक्र किया ना ही मैंने कोई बात छेड़ी। वैसे कहीं मेरे भाई पसंद तो नहीं आ गए तुम्हें? आयशा ने शरारत से कहा, जिस पर नमल ने उसे एक घुरी से नवाजा था। अच्छा क्या तुम भाई से मिली हो? आयशा ने पूछा। नहीं तो मिली नहीं, जबकि इसकी और यज़दान की पहली मुलाकात याद करते हुए इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। चलो नमल यार, ऑफ टाइमिंग हो गई है, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, ड्राइवर आने वाला होगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसे नमल के गले लगते हुए कहा और मेन गेट से बाहर निकलती चली गई थी। आयशा अपनी धुन में निकलती जा रही थी कि अचानक से ही सामने से आते अरमगलान से टकरा गई थी। उफ अल्लाह, मेरा नाक तोड़ दिया, कौन है? आयशा ने अपनी सुर्ख नाक सहलाई। इन दोनों का तसादुम इतना ज़बरदस्त हुआ था कि आयशा ने अपनी नाक पकड़ ली थी और अरमगलान ने अपना सर। जैसे ही अरमगलान ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो वो मबहूत रह गया था। आयशा की नाक जो टक्कर हो जाने की वजह से सुर्ख हो गई थी और इसकी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए उसकी हिरनी जैसी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ ठहरे थे और उसके गुलाबी कपकपाते लब इतने मुकम्मल हुस्न अरमगलान कुरैशी ने ना देखा था। उप सॉरी, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली मैं जल्दी में था, मैंने देखा नहीं।
पहले जानवरों की तरह टक्करें मारते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं। काजल और आंसुओं से लबरेज आंखें जब आयशा ने अरमगलान की आंखों में गाड़ी तो गोया उसकी हिरनी जैसी आंखें अरमगलान कुरैशी के दिल की दुनिया उथल पुथल कर गई थी। इससे पहले वो इसे कुछ बोलता वो वहां से निकल गई, लेकिन जाते जाते अरमगलान का दिल भी अपने साथ ले गई थी। अरमगलान जैसे संजीदा बंदे के लब अपने आप ही मुस्कुराहट में ढले थे। वो अभी इसी जानिब देख रहा था जबकि नमल ने पीछे से आवाज़ दी थी, भाई आप कब आए? हाँ गुड़िया, वो ड्राइवर जी को पिक करने गया था तो मैं फ्री था, सो इसीलिए मैं आ गया तुम्हें लेने। अरमगलान ने अपनी बात मुकम्मल करते कहा जबकि नमल उसकी बात पर सर को इस बात में हिलाती जाके गाड़ी में बैठी थी। आयजा को आए अभी 1-2 घंटे हुए थे कि लिहाजा वो आते ही सो गई, क्योंकि आज ही उसका लास्ट पेपर था, इसीलिए वो हर फिक्र से आज़ाद सो गई थी। 2 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुली तो नीचे ड्राइंग रूम से कहकहो और बातों की आवाज़ आ रही थी। लिहाजा वो जल्दी से फ्रेश होती नीचे आई थी। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में अपना कदम रखा तो सामने बैठी हस्ती को देख इसके पांव तले ज़मीन निकल गई थी। तुम यहाँ कैसे? आयजा ने अरहम को देख कर कहा, जो इसका गहरी नज़रों से जायज़ा ले रहा था, जो डार्क ब्लू कलर का फ्रॉक पहने, हैज़ल आंखें जो नींद से जागने की वजह से लाल थी, घुर रही थी। क्या मतलब बेटा, आप एक दूसरे को जानते हो क्या? हाजरा बेगम ने सवाल किया तो राहिल भी अरहम की जानिब मतवज्जा हुए थे। इससे पहले कि आयजा बोलती अरहम खुद बोल पड़ा, जी जी आंटी, दरअसल मैंने आपको बताया ना कि मैं आयजा की यूनिक का विजिट किया था, तो वहीं मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी आयजा से। ओह अच्छा, हाजरा ने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा था। अरे जी बेटा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। आयजा जो कब से अरहम को खूंखार निगाहों से तकने में मसरूफ थी, राहिल की आवाज़ पर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। दरअसल अंकल, मैं आयजा का हाथ मांगना चाहता हूँ आप दोनों से। आप इसके पेरेंट्स हैं, इसीलिए मैं खुद आपके पास आया हूँ। इसकी बात सुनकर वो उछली थी अपनी जगह से। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? डैड मॉम, ये नहीं हो सकता। मैं कभी इस घटिया नीच इंसान से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। आयजा, राहिल दहाड़े थे, खामोश, तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो, वो हमारे मेहमान हैं। डैड प्लीज़, नहीं ना, आप मेरी बात को समझे, आप इसको नहीं जानते, ये एक नंबर का दगाबाज इंसान है, ये ठीक नहीं है। बस खामोश आयजा, जाओ यहाँ से आप। इसी वक्त राहिल की आंखें इस वक्त अस्पताल में आंखें लाल हो चुकी थी, जबकि हाजरा घबरा गई थी। आयजा की आंखें पल भर में नम हुई थी, जबकि अरहम इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन तुम जैसे छोटी सोच के मालिक इंसान से कतई शादी नहीं करूँगी। वो अपनी लाल अंगारा आंखें इसकी आंखों में डालकर कहती वहाँ से निकलती चली गई थी। आई एम सॉरी बेटा, दरअसल आयजा थोड़ी ज़िद्दी है, उसकी जानिब से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हाजरा बेगम ने भी सर को इस बात में हिलाया। अरे नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों, मेरे मॉम डैड जैसे हैं। लेकिन आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ, आयजा को मैं खुश रखूँगा, हमेशा किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूंगा। प्लीज़ आप मेरी बात पर गौर करिएगा और आपको जब भी मुनासिब लगे मुझे जवाब दीजिएगा। अरहम ने इन दोनों की जानिब देख कर कहा था, एक बात और अंकल आंटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मॉम मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे सिर्फ डैड हैं और इनको पता है कि मैं आपके पास प्रपोज़ल लेकर आया हूँ, बहुत माजरत के साथ, लेकिन डैड कुछ बिज़नेस की वजह से अमेरिका में बिज़ी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। और आप आयजा की एजुकेशन की फ़िक्र मत करें, वो जो पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। इनफैक्ट वो अगर कोई बिज़नेस या जॉब जो उसे पसंद हो करना चाहे, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। अरहम ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, और एक मुकम्मल ताबदार दामाद बनने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था। ठीक है बेटा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माशाल्लाह, आपको देखकर लग रहा है आप अच्छे सुलझे हुए माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन हम आपको कुछ टाइम तक अपनी राय से आगाह कर देंगे। जी अंकल, ठीक है, फिर चलता हूँ, उम्मीद है फैसला मेरे हक़ में होगा, अल्लाह हाफिज़। वह मुस्कुराता वह वहाँ से निकल गया था। आयजा अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी, आंखें उसकी जब से लाल थी, अस्पताल किसी सूरत कम ना हो रहा था। नजमा, नजमा, वो गुस्से से धड़ी थी। क्या हुआ बीबी जी, सब खैरियत है ना? नजमा, मुलाजिम ने डरते डरते पूछा। नीचे जो मेहमान आए थे चले गए हैं? जी बीबी जी, वो थोड़ी देर पहले चले गए हैं। अच्छा, मॉम डैड कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में हैं। ठीक है, जाओ तुम। जी बेहतर। मुलाजमा बेचारी अपनी जान बचा कर भागी थी। पहले तो कभी बीबी जी तो इतने गुस्से में ना देखा, या अल्लाह खैर करना। वो खुद से दुआ करती नीचे की जानिब चल दी। आयजा तेज तेज कदम लेती इन दोनों के रूम में पहुंची थी। नॉक करके वो अंदर आई थी। डैड मॉम, इस 2 टके बंदे ने क्या कहा आपसे? आयजा बेटा बिहेव, हाजरा बेगम बोली, जबकि राहिल ने आयजा को घुरा था। मुझे बताएं कि क्या कहकर गया है वो आपसे? कुछ नहीं कहा उससे, उसने पसंद करता है वो तुम्हें और बस शादी करना चाहता है तुमसे। हाजरा बेगम बोली। व्हाट, इस खबीस के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई? कितना जलील इंसान। आयजा, राहिल दहाड़े थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बकवास करने की? तुम्हें तमीज़ नहीं है? अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो तुम। जबकि आयजा उनका गुस्सा देखकर सहम गई थी। मॉम प्लीज़,
आप डैड को समझाए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो अच्छा लड़का नहीं है। आप लोग क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? आयजा बेटा, क्या बुराई है इसमें? वो मुझे और तुम्हारे डैड को बहुत अच्छा लगा है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल है, उसे तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी जॉब से किसी किस्म की कोई एतराज़ नहीं। और सबसे बढ़कर मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत देखी है बेटा। ऐसा नहीं करते। वो कौन सा अभी ही शादी की बात कर रहा है? इसने जस्ट पूछा है ना। हाजरा बेगम अब कदरे नरमी से बोली, मॉम, आपको जो इसकी आंखों में मोहब्बत इज्जत नज़र आ रही है ना, वो हवस है और वो कुछ नहीं। आयजा बोली थी। बस आयजा, बहुत सुन लिया मैंने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जानती हो, तुम्हारे इस तलक लहजे की वजह से आज मैं इसके सामने कितना शर्मिंदा हुआ। यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी। राहिल साफ अफसोस भरे लहजे में बोले, डैड मेरी बात सुनिए। वो इनके कदमों में बैठकर करीब ही जाके बैठी थी। डैड, उसने आप दोनों से झूठ बोला है। वो बदला लेना चाहता है, मुझसे बर्बाद करना चाहता है। आप लोगों की सपोर्ट से मुझे, मेरी अन्ना को पाश पाश करना चाहता है। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उसको मुझसे। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? वो मुझे तोड़ना चाहता है, मेरी रूह को ज़ख्मी करना चाहता है। प्लीज़ डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अब तुम्हारी शादी होगी और सिर्फ उस अरहम से ही होगी। तुमने उसके सामने कितना बुरा भला कहा उसे, मगर मजाले के इस बच्चे ने पलट कर जवाब दिया हो। तुम्हें खुद को तैयार कर लो तुम। अब जल्दी शादी होगी तुम्हारी और तुम्हें मानना होगा, क्योंकि बाप हूँ मैं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जबकि आयजा उनकी बात सुनकर बिफर गई थी। ठीक है, आप लोग भी सुन ले फिर। इससे शादी करने से पहले है कि मैं मौत को गले लगा लूँ। आप लोग सोच लें, अब बेटी अजीज़ है आपको अपनी, या फिर वो 2 टके का इंसान जिसने आप पर क्या जादू कर दिया है कुछ ही घंटों में। कहकर वो निकल गई थी। इससे पहले कि वो ऊपर जाती, अंदर से आती, इन दोनों की आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ लिए थे। राहिल, ऐसा ना हो कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। हमें उसकी बात सुननी चाहिए। मेरा मतलब है उसकी राय को मद्देनज़र रखना चाहिए। हाजरा, मैंने कह दिया ना कि उसकी शादी अरहम से ही होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम मजीद इस बात पर अब बहस मुझसे मत करना। इनकी बात सुनकर उसकी बची कुची उम्मीद भी टूट गई थी। वो भागती हुई ऊपर गई थी और अपने कमरे में बंद होती। नमल, जो कि नीचे ही आ रही थी, आयजा को यूं भागता हुआ देख फिक्रमंद हुई थी। इससे पहले कि वो इसे कुछ पूछती, वो ऊपर की जानी पड़ गई थी। मॉम, डैड, नमल उनके रूम में दाखिल होते हुए बोली, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? और ये जी आपी ऊपर रोती हुई क्यों गई है? कुछ नहीं गुड़िया, तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, बस इसीलिए। नमल को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। आयजा ऊपर कमरे में आई थी और बेड पर आड़ी तिरछी लेट कर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया था। नहीं, वो मेरा इस्तेमाल करेगा, इसीलिए मुझसे शादी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन डैड भी मेरी बात सुन नहीं रहे, क्या करूँ? ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। ये लफ्ज़ खुद ब खुद अदा हुए थे। ठीक है डैड, अगर आप मेरे बाप हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ और आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। मुझे मर के भी अरहम खान अंसारी का साथ कबूल नहीं है। वो खामोशी से उठी और ड्रॉ से एक छुरी निकाली जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। छुरी निकाल कर उसने अपनी कलाई पर रखी थी। आंसू भल भल के चेहरे को भिगो रहे थे। आई एम सॉरी मॉम डैड, आई लव यू। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, अपनी जी को माफ़ कर दीजिएगा। कहकर उसने अपनी दोनों कलाइयाँ काट ली थी। नमल को जब हाजरा बेगम ने बताया तो वो भागती हुई ऊपर आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके मुंह से एक चीख निकली थी। आयजा बेड पर औंधे मुँह गिरी पड़ी थी, जबकि उसकी दोनों कलाइयों से खून बहकर बेड पर फैल चुका था। मॉम डैड, नमल ने चीखते हुए रोते हुए कहा था। आयजा को किसी सूरत अरहम से कोई रिश्ता रखना गवारा ना था, जाके शादी करना। इसीलिए उसने एक ही नहीं, अपने दोनों हाथों की कलाइयों को काटने पर इत्तेफाक किया था। डॉक्टर, कैसी है वो? अरहम बेचैनी से आगे बढ़ा था। उसके पीछे ही हाजरा और राहिल भी मौजूद थे। अरमगलान अभी नमल को घर छोड़ने गया था, क्योंकि इसका रो रो कर बुरा हाल था आयजा की वजह से। लिहाजा हाजरा बेगम ने उसे ज़बरदस्ती अरमगलान के साथ भेजा था ताकि वह आराम कर सके। लेकिन जब आयजा को होश आया तब वो इससे मिली थी और आयजा ने उसे तसल्ली दी थी कि वो ठीक है, इसीलिए वो घर जाने पर राज़ी हुई थी। वो हुनूस छत को घूरने में मसरूफ़ थी कि अचानक कोई ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था। वो जानती थी कौन है, लेकिन फिर भी ढीठ बनी लेटी रही थी। वो उसकी जानिब आया। उसने एक नज़र इस पर डाली तो इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो मज़ीद उसकी जानिब ना देख सकी तो फ़ौरन नज़रें झुका गई और इसकी यही अदा इसको घायल करने के लिए काफ़ी थी। अचानक ही वो बेड पर दोनों इतराफ़ पर हाथ रखे उस पर झुका था। उसकी इस हरकत पर वो बौखला उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को नुकसान पहुँचाने की? हाँ, क्यों की ऐसी हिमाकत? क्या तुम जानती नहीं कि खुदकुशी हराम है इस्लाम में और तुम हराम मौत मरने पर चली थी? बोलो, जवाब दो। दी ग्रेट आयजा कुरैशी, चुप क्यों हो? वैसे तो तुम्हारी ज़बान पटर पटर चलती है। अरहम ने कहा था। तो और क्या करती मैं, अरहम खान अंसारी? मेरे माँ बाप को तो तुमने ऐसे शीशे में उतारा है कि वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यूँ लगता है मैं उनकी बेटी नहीं, तुम बेटे हो उनके। आयजा ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा।
जबकि अरम उसकी बात पर हंसा था। भाई जान दामाद भी तो बेटे जैसे ही होता है ना, अरम ने उसकी जानी पाक मारते हुए कहा, जबकि आयजा उसकी बात पर सिलक उठी थी। डोंट यू डेयर, खबरदार अगर तुमने अपने मुंह से ये बकवास बात की आइंदा तो तुम मुझे अभी पूरी तरह जानते नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन घटिया हरकतों से मैं मान जाऊंगी? तुम मुझे मेरे माँ बाप के जैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसा सकते। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा मकसद तुम जैसे लड़कों को बस अपनी निफ्ट से मतलब होता है। एक दफ़ा लड़की को इस्तेमाल कर लो, उसके बाद छोड़ दो बस। अरम की लाल अंगारा होती निगाहें आयजा को खौफ में मुब्तला कर गई। अरम ने आगे बढ़कर आयजा का मुंह दबोचा था। खबरदार अगर अगर अब तुमने अपनी इस जबान से अब अगर मजीद एक लफ्ज़ भी मजीद निकाला, क्या लगा तुम्हें कि इस वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ? अफसोस। तुम्हें क्या लगता है आयजा कुरैशी की तुम्हारी कुर्बत के लिए अरहम खान अंसारी मर रहा है? तुम अपनी इस खूबसूरती से पूरी दुनिया को दीवाना बना सकती हो, लेकिन अरहम खान अंसारी को नहीं। और ठीक कहा तुमने कि एक मकसद के तहत तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो मकसद तुम्हें अपनी सुहाग रात वाले दिन ही बताऊंगा। छोड़ो मुझे। आयजा दर्द से कराहती हुई बोली, आंसू मुतवातिर आंखों से बह रहे थे। सिर्फ 2 दिन के बाद तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरी मलकियत होगी। रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ मुझे अब। और इसका मुंह एक ही झटके से छोड़ा था। अरहम खान अंसारी, तुम एक घटिया, नीच और बेगैरत मर्द हो। घिन आती है मुझे तुमसे। किसी सूरत तुमसे मैं शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? आयजा इस बार आहिस्ता आवाज़ में चबा चबा कर बोली थी। फिक्र मत करो जान, सुहाग रात वाले दिन तुम्हें तुम्हारे मियार का ही बन कर दिखाऊंगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। आयजा कुरैशी, उप्स सॉरी, होने वाली मिसेस अरहम खान अंसारी, ख्याल रखो मेरी जान अपना। एक तंजिया मुस्कुराहट उस पर उछालता वो रूम से बाहर निकल गया था। राहिल साहब ने जब आयजा को देखा तो अपनी जगह लड़खड़ा के रह गए थे, जबकि हाजरा बेगम के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अरमगलान जो कि अभी घर आया था, शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर गया तो साकित रह गया था। लिहाजा उन्होंने 1 मिनट और ज़ाय किए बिना आयजा को गाड़ी में डाला था और गाड़ी फुल फराटे भरते हुए निकली थी। हॉस्पिटल पहुंचकर फौरी तौर पर आयजा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, क्योंकि इसका खून काफ़ी मिकदार में ज़ाय हो चुका था और डॉक्टर के मुताबिक ओ नेगेटिव ब्लड का अरेंज करना ज़रूरी था, वरना आयजा की जान को खतरा था। राहिल साहब और अरमगलान इंतहाई परेशान थे। जब से अरमगलान घर आया था कोई ना कोई बात हो ही रही थी। नमल और हाजरा का रो रो कर बुरा हाल था। राहिल साहब को यकायक अचानक अरहम का ख्याल आया और वो अपना नंबर इनको नोट करवा गया था और इनकी फैमिली में से किसी का ओ नेगेटिव ब्लड नहीं था। लिहाजा राहिल ने बिना वक्त ज़ाय किए अरहम को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। राहिल साहब की रूंधी हुई आवाज़ सुनकर अरहम बेचैन हो गया और परेशान हो गया था। अंकल क्या हुआ है, आप ठीक है ना? और कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बेटा आयजा ने सुसाइड करने की कोशिश की है और अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है। ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, वरना वरना क्या अंकल? अरहम की आंखें पल भर में लाल अंगारा हुई थी। वरना आयजा की जान को खतरा है। ये बात सुन के ना जाने क्यों इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। आ रहा हूँ मैं अंकल, डोंट वरी, आप एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दे। ये कहकर उसने फ़ोन काटा और पहुंच की जानिब दौड़ लगाई थी। कुछ ही देर में अरहम पहुंच चुका था। वहां मौजूद सभी अफराद को इसने हौसला दिया था, उनकी हिम्मत बढ़ाई थी। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों से हमने कुछ ही वक्त पहले ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करने को कहा था, आपने किया क्या? अरहम कदम कदम चलता डॉक्टर के करीब जा खड़ा हुआ था। इसकी लाल अंगारा आंखें, जिसमें किसी को खो देने का डर वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। एक पल को तो डॉक्टर को इसकी वहशत ज़दा आंखों से खौफ महसूस हुआ था। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जितना चाहे ले ले, लेकिन याद रहे आयजा को किसी सूरत कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं अगले मिनट में क्या कर जाऊं मुझे खुद नहीं पता। इसकी इस कदर जुनूनियत पर सभी हैरान थे। अरहम खुद नहीं जानता था कि आयजा के मामले में इसका लहजा क्यों इतना शिद्दत इख्तियार करता जाता था, लेकिन वो हर बार इस बात को झुटला देता था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है। शायद वो खुद इस बात को मानने से इनकारी था, या फिर इस थप्पड़ का असर अब भी बाकी था जो इन दोनों के दरमियान नफरत का सबब था। और एक बात कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसे ब्लड दिया है। इट्स दैट क्लियर? यस सर, डॉक्टर ने थूक निकलते हुए जवाब दिया, और जैसे वो इसे अभी निकल जाएगा। अरहम ने अपना एक हाथ राहिल के कंधे पर रखा था, तसल्ली देता हुआ रूम की जानिब बढ़ गया था। अरहम ने खून दे दिया था और सर शुक्र के आयजा की जान बच गई थी, वरना मज़ीद देर पर आयजा की जान भी जा सकती थी। अंकल, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अरहम, जो अभी अभी आयजा से मिलकर आ रहा था, राहिल से डॉक्टर को बात करते देख पूछने लगा था।
कुछ नहीं बेटा, बस कह रहे थे कि ज़्यादा खून निकलने की वजह से नकाहत हो गई है, लिहाजा उसका मज़ीद ध्यान रखना है। दवा और खाना वगैरह वक्त पर देना है। कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसे अब खतरे से बाहर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अंकल, आप दोनों जाके मिल लें, मैं यहीं हूँ। बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। राहिल बोले। अंकल कैसी बातें करते हैं, बेटा भी कहते हैं और शुक्रिया भी। आप दोनों बेफिक्र होकर जाएं, यहीं हूँ मैं। अरम ने मुस्कुराते हुए कहा था। कैसी हो मेरी बच्ची? हाजरा ने आगे बढ़कर आयजा के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। आप जानती हैं कि कैसी हूँ, फिर भी पूछ रही हैं मॉम। रहने दो हाजरा, अब ये बहुत बड़ी हो गई है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचा भी नहीं कि बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। हाजरा की आंखों में नमी दर आई थी, जबकि आयजा के आंसुओं तो मुतवातिर बह रहे थे। आप जानते हैं डैड, मैंने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया है? अगर आप अपना फैसला बदल देते तो आज ये सपना होता। आयजा ने बेरुखी से कहा। मेरा फैसला अब भी वही है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। शादी तो तुम्हारी अरम के साथ ही होगी। राहिल ने सर्द लहजे में कहा। वहाँ से निकल गए थे। मॉम आप भी जाए, आखिरकार आप भी तो इनकी बीवी हैं। उनके फैसले की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हैं? आयजा ने दरशी से कहा तो हाजरा अपने आंसू साफ करते हुए राहिल के पीछे ही बाहर निकल गई थी। अंकल आंटी, अरम ने इन दोनों को बुलाया। जी बेटा, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ ना मत कीजिएगा। हाँ बेटा बोलो, तुमने तो मेरी बच्ची की जान बचाई है, इसके बदले जो बोलोगे पूरा करने को तैयार हूँ मैं। अंकल आंटी, आप लोग मेरे मम्मा पापा जैसे हैं मेरे लिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद जब आयजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, मेरा और आयजा का निकाह हो जाए सादगी से ही, और रुखसती भी उसी दिन हो जाए। तो वो ठीक है बेटा, मगर इतनी जल्दी सब कैसे, और आयजा कैसे मानेगी? हाजरा बोली। आंटी आपको मुझ पर यकीन है ना, बस आप इसकी फ़िक्र मत करें। ये सब मैं इसके लिए कह रहा हूँ। दरअसल मैं निकाह कुछ ही दिनों बाद आयजा को आउट ऑफ कंट्री घुमाने ले जाऊँगा। वैसे भी वहाँ डैड है और इनका बिजनेस वो वाइंड अप करके यहीं आना चाहते हैं। इसी बहाने आयजा को डैड से मुलाकात हो जाएगी, इसका दिल भी बहल जाएगा। मेरा वादा है आपसे कि इसे खुश रखूँगा, इसे और हर पल उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा। अरम ने बात ख़त्म करते हुए कहा तो वहाँ मौजूद सभी अफराद यानी हाजरा, राहिल, अलमगलान उसकी बात से मुत्तफिक हुए थे। आयजा को आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन आज उसका निकाह था। वो इस बात से गाफिल थी। अभी भी वो फ्रेश होकर बाहर निकली थी कि हाजरा और राहिल को अपने कमरे में देखकर ठिठकी थी। मॉम डैड आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, वो दरअसल कुछ बात करनी थी तुमसे। जी बोले। बेटा वो दरअसल अभी 2 घंटों के बाद तुम्हारा निकाह है अरम से। हाजरा ने डरते हुए कहा, मपाता के फिर से कोई नुकसान ना पहुंचा ले अपने आप को। और आयजा को ये खबर गोया बम बन की गिरी थी। वो दोनों इसके चेहरे के तासिरात जांचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है बेटा, राहिल ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन वो पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। मॉम आप कपड़े भिजवा दीजिएगा नजमा आंटी के हाथों, तैयार हो जाऊंगी मैं। लेकिन बेटा ब्यूटिशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने हाथ है, हो जाऊंगी। आप दोनों को बुरा ना लगे तो कुछ देर आराम करना चाहती हूँ मैं, इसने 2 टोक लहजे में कहा। इन दोनों के जाने के बाद उसने कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था। आंसू के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहरहाल उसने एक सख्त फैसला लिया था। अब देखना ये था कि वो इस फैसले को आखिर कब तक निभा पाती है। निकाह की तकरीब शुरू हो चुकी थी। नमल ने ब्लैक कलर का फ्रॉक ज़ेब तन किया था, जिस पर रेड कलर का हल्का फुल्का काम हुआ था। उसने अपने लंबे बाल खुले छोड़े हुए थे, जबकि मेकअप में उसने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक के साथ मस्कारा और काजल लगाया था, और कानों में बड़े बड़े ब्लैक और रेड कलर के आवेज़े पहन रखे थे। साथ ही ब्लैक कलर की हील पहन रखी थी। वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो आयजा को देखने आई थी कि तैयार हुई कि नहीं। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, बेसाख्ता उसके मुंह से माशाअल्लाह निकला था, क्योंकि आयजा रेड कलर के ही फ्रॉक में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। आयजा ने उसे देखा तो एक नज़र मुस्कुराई थी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहन, माशाअल्लाह। अरम भाई तो गए आज, नमल ने हंसते हुए कहा, जबकि आयजा का हलक तक कड़वा हो गया उसका नाम सुन के। चलो चले, मॉम डैड वेट कर रहे हैं। वो और सब गेस्ट भी आ गए हैं, अरम भाई भी आने वाले होंगे। आयजा ने सर को इस बात में सर हिलाया था। वो सब हॉल पहुंच चुके थे। अरम के साथ यजदान और आयशा भी थी। अरम ने वाइट कलर की शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लैक कलर की वास्किट पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत डैशिंग लग रहा था, जबकि यजदान ने ब्लैक कलर के शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक कलर का कोट पहना था, जो इसकी सहर अंगेज शख्सियत पर काफ़ी सूट कर रहा था। आयशा ने स्काई ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, साथ ही बालों को पफ बनाए वाइट कलर की हील पहने, कानों में वाइट ब्लू कलर की बालियां पहने, साथ ही आंखों पर मस्करा लगाए, आंखों में काजल डाले, वो होठों पर पिंक कलर का लिप ग्लोस लगाए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहिल साहब ने जब यजदान को देखा तो काफ़ी हैरान हुए। फिर अरम ने जब इसका इंटरव्यू करवाया और आयशा को भी, तो चुप हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि निकाह में किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो।
यज़दान ने जब नमल की जानिब देखा तो चंद पल साकित रह गया। आखिर कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है भला। लेकिन अगले ही पल वो नावलों की दुनिया से वापस हकीकी दुनिया में आया और एक खतरनाक मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता कर लिया था। नमल आयजा की बहन थी, अब तो इसका काम और भी आसान हो गया था, बस इसे मौके का इंतजार था। नमल खुद पर इसकी लो देती नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी। आयशा ने उसे बताया कि यज़दान और अरम बेस्ट फ्रेंड है, जिसे सुनकर नमल तो तसल्ली हुई थी, जबकि अरमगलान के तो जैसे पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। आयशा को देखने के बाद वो भी जान चुका था कि आयशा यज़दान की बहन है, जबकि आयशा इसके घूरने को देखने पर भी काफ़ी नर्वस हो रही थी। हथेलियाँ पसीने से तर थी। नमल का दिल आज एक अलग ही धड़ल्ले पर धड़क रहा था। ऊपर से यज़दान अपनी भूरी आंखों के जरिए उसकी नन्ही सी जान को हलकान कर रहा था। बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया था जब आयशा हमेशा हमेशा के लिए अरहम के नसीब में लिखी जा चुकी थी और अरहम उसके नसीब में। आयशा कुरैशी, आपका निकाह अरहम खान अंसारी के साथ बाओस हक महर 50 लाख रुपए तय पाया है, क्या आपको कबूल है? जी कबूल है, 3 दफ़ा कहकर उसने कांपते हाथों से साइन कर दिए थे। उसके लहजे में कोई लड़खड़ाहट ना थी। कुछ ही देर बाद रुखसती का शोर उठा था। आयशा अरहम के उम्रा चलती हुई आई थी। एक नज़र उसने सबकी जानिब देखा और फिर नमल, हाजरा, अरमगलान के गले लगी थी, लेकिन राहिल के नहीं। इससे पहले राहिल उसके सर पर हाथ रखते वो बदक के पीछे हटी, जबकि अरहम और बाकी सब देखकर हैरान हुए थे। मैंने कहा था आपसे कि निकाह से पहले मेरी एक शर्त है। जबकि सब अपनी सांस रोके वहाँ खड़े थे। मेरी यही शर्त है कि आज से, अभी से मेरा मिस्टर राहिल कुरैशी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस घर में सिर्फ मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा कोई बाप नहीं है। आयशा ने लाल आंखों से, जिनसे आंसू निकल रहे थे, राहिल की आंखों में गाड़ते हुए कहा, जबकि सब इसका ये फैसला सुनकर शौक थे। अरमगलान को इसकी इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया था। क्या बकवास है आयशा, डैड से कैसे बातें कर रही हो तुम, और किस लहजे में भूल गई हो? क्या बाप है ये हमारे? तुम लोगों के हैं, मेरे नहीं। इनके लिए, ये मेरे लिए इस दिन मर गए जिस दिन उन्होंने उस शख्स से मेरा रिश्ता जोड़ने की बात की थी। आयशा जहरखुन लहजे में अरहम को देखते हुए कहा था। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, निकलती चली गई थी। अंकल आप परेशान ना हो, वो पागल है, नासमझ है, मैं समझाऊंगा इसे, बस नाराज़ है। अरहम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा था। बेटा अरहम प्लीज़ तुम इसके पीछे जाओ, कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले, राहिल ने जब से कहा था, जबकि अरहम शर्मिंदा सा उसके पीछे भागता हुआ निकला था। डैड आप ठीक है ना? अरमगलान राहिल को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा था, जबकि नमल की आंखों से मुतवातिर आंसू बह रहे थे, जो ना जाने क्यों यज़दान के दिल में चुभ रहे थे। आयशा उसे सहारा दे रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, चलो घर चलो, राहिल ने कहा तो सबको जैसे सुकून हुआ था। आयशा तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ टाइम में घर आ जाऊँगा। ओके ओके भाई, आयशा ने कहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गई, जबकि नमल लोग भी घर के लिए निकल चुके थे। आयशा चुपचाप अरहम की गाड़ी में बैठी थी। आयशा को ठीक देखकर इसे सुकून महसूस हुआ था। 1 घंटे के बाद वो खान विला पहुंचे थे और चुपचाप वो गाड़ी से निकली और आगे बढ़ गई थी। अरहम उसके पीछे ही गया था। हवाद, जो कि अरहम का मुलाजिम था, जी सर, मैम को मेरा कमरा दिखा दो और खाने का भी पूछ लेना इनसे, मुझे कुछ काम है, लिहाजा मैं आता हूँ कुछ देर में। जी बेहतर साहब, कहकर वो निकल गया था। मैम, आयशा जो टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठी थी मतवजा हुई। आइए आपको आपका कमरा दिखा दूँ। आयशा चुपचाप उसके पीछे चल दी थी। वो धड़कते दिल के साथ उसकी सेज सजाए बैठी थी। सुर्ख रंग का फ्रॉक जिस पर गोल्डन रंग का निहायत ही नफीस तरीके से काम हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद वो पार्लर से तैयार ना हुई थी। उसकी जिद के सामने सबको हार मानना पड़ी थी। गुलाबी होठों को सुर्ख रंग से रंगा गया था, जो इस वक्त कहर ढहा रहा था। आंखों में काजल की एक लकीर और पलकों पर मस्कारा। वो मुकम्मल दुल्हन लग रही थी। ज्वेलरी में उसने हल्का सा सेट ज़ेब तन किया था, जिस पर रेड और गोल्डन कलर के छोटे छोटे नग लगे हुए थे। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। दिल कर रहा था ऊंची ऊंची रोए, चिल्लाए, लेकिन अफसोस कोई इसकी आह सुनने वाला यहाँ ना था। इसने एक नज़र इसके रूम की जानिब दौड़ाई, जो निहायत कशीदा और आलीशान था। इसकी तबीयत अभी भी संभली नहीं थी, लिहाजा उसने बेड क्राउन से ही टेक लगा ली थी। अभी उसकी आंख लगे बमुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसे झट से आंखें वाकी तो वो सितमगर अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ उसके सामने खड़ा था और वो कदम कदम चलता उसकी जानिब आ रहा था। जैसे जैसे वो उसकी जानिब बढ़ा था, उसकी दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। इसके करीब पहुँच के वो रुका। वेलकम मिसेस आयशा खान अंसारी इनटू माय लाइफ, अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और मुझे तुम्हारी इस घिनौनी शक्ल से भी नफरत है, सो निकलो यहाँ से अभी के अभी। वो ये कहकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। अरे अरे, ऐसे कैसे? मुझे ही मेरे कमरे से निकलने को कह रही है बेगम? दैट्स नॉट फेयर जान। अच्छा ठीक है,
तुम नहीं दफ़ा हो गए यहाँ से तो मैं चली जाती हूँ। कहकर आयज़ा ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। इससे पहले वो बाहर निकलती, अरम उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींच चुका था। इसे फौरन अपने दोनों हाथ इससे के चौड़े सीने पर रखकर फासला कायम किया। अलबत्ता इसका बाजू अभी भी इसकी गिरफ्त में था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, इसकी उसके हाथों पर नज़र पड़ी जो मेहंदी से खाली थी। जी, ये क्या तुमने मेहंदी नहीं लगवाई है क्या? अरम ने पूछा। अंधे हो क्या, नज़र नहीं आता? वैसे भी ये कोई लव मैरिज नहीं है। मेरे लिए शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता है जो मैंने ना चाहते हुए भी मजबूर होके किया है। इसलिए मेहंदी क्यों लगाऊं? अब वैसे भी तुम्हारा बदला पूरा हो गया है ना, तो प्लीज़ मुझे तलाक। इससे पहले कि आयज़ा अपना जुमला मुकम्मल करती वो इसकी कमर में हाथ डाले, वो इसे अपनी इस कदर करीब कर चुका था कि इसकी दिल की धड़कन उसे बआसानी सुनाई दे रही थी, जो इस वक्त 120 की रफ्तार पकड़े हुए थी। एक मर्तबा फिर से इसको पीछे धकेलती वो जाने लगी, जब अरम ने बेदर्दी से इसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी पुश को पीछे की जानिब लगा दिया, जिन पर अभी भी पट्टी मौजूद थी। उसकी सख्त गिरफ्त पर वो कराह उठी थी। खबरदार, आइंदा ऐसा कोई लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से निकाला तो तुम्हारी टांगें तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मजाक समझा हुआ है तुमने शादी को? हाँ, वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि आयज़ा को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे और उसकी सुर्ख आंखों से उससे वहशत होने लगी थी। इतनी सख्त गिरफ्त होने के बावजूद आंसुओं के साथ इसकी कलाइयों से खून रसने लगा था और दिल सूखे पत्ते की मानींद धड़कने लगा था। आज सही मायनों में आयज़ा को अरहम से खौफ महसूस हुआ था। इससे पहले कि अरहम इसे मज़ीद कुछ कहता, वो हर एक चीज़ से बेनियाज, वो शिद्दत किस्म की कमज़ोरी और कलाइयों से खून ज़ाय हो जाने पर इसकी बाहों में झूल गई। आयज़ा, आयज़ा, हे मेरी जंगली बिल्ली, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशानी से उसका चेहरा थपथपाने लगा। इसने उसे बेड पर लिटाते हुए डॉक्टर को कॉल की थी। कुछ ही देर में डॉक्टर उसे चेक करने आ चुका था। कुछ नहीं है, दरअसल ये शदीद किस्म की स्ट्रेस और खून ज़ाय हो जाने की वजह से बेहोश हो गई है और ऊपर से ये बहुत वीक है। इनको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। इनका ख्याल रखें, वरना इनका नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। और एक बात और, जिस तरीके के फेस से ये गुजर रही है, उनको बहुत नरमी और मोहब्बत की ज़रूरत है। कोशिश करें कि उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। अभी मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है, जल्दी होश आ जाएगा। चलता हूँ। ओके डॉक्टर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर के जाने के बाद उसने हमाद को खाना लाने को कहा और ख़ुद बेड से थोड़ा दूर सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपनी कुछ ज़रूरी फाइल्स किसी कॉलीग को ईमेल करने लगा। हमाद खाने की ट्रे टेबल पर रख के जा चुका था। वो अपना लैपटॉप साइड पर रख कर इसके होश में आने का वेट करने लगा। उसके पास ही बेड पर जाके बैठ गया और उसे देखने लगा। कितनी खूबसूरत थी, और वो इसे यकाटक देखे गया। कितनी खूबसूरत है मेरी जंगली बिल्ली, और सोते हुए कितनी मासूम लग रही है, वरना तो पूरी तोप है। वो इसकी पलकों को अपने हाथ से छूता हुआ बोला और अपना चेहरा इसके थोड़ा और करीब ले आया। इसके एक एक नक्श को अपने हाथों से छू रहा था। डॉक्टर कह रहा था कि मैडम से प्यार से बात करें। अगर अभी आंखें खोले ना और मुझे अपने इतने करीब देख ले तो मुझे तो कच्चा चबा जाएगी। वो कहकर खुद ही हंस दिया। अचानक ही उसकी नज़र उसकी खूबसूरत गुलाबी होठों पर गई, जो इस वक्त लाल थे और अपना इख्तियार खोता इन पर झुकने ही वाला था कि आयज़ा ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली और इसको अपने ऊपर झुका देखकर उसकी पूरी की पूरी आंखें खुल गई। बेहुदा घटिया इंसान, तुम अभी क्या करने वाले थे? आयज़ा पूरी कुव्वत से चीखी थी। मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठा रहे थे? अरम ने काटदार नज़रों से इसकी जानिब देखा। आयज़ा बीबी, अगर मुझे बेहोशी का फ़ायदा उठाना होता तो 2 घंटे पहले ही उठा चुका होता, जब आप मेरी बाहों में झूल गई थी। और अब तो मेरे पास लाइसेंस भी है। वो पॉकेट से निकाहनामा निकालता हुआ इसको दिखाता हुआ बोला, जिस पर आयज़ा ने तनफ़ुर से सर झटका था। चलो उठो, कपड़े चेंज करो, फ्रेश होकर खाना खाओ। वैसे भी तुम थक गई हो, लेकिन मेरे कपड़े तो घर ही है, पहनूंगी क्या? कोई बात नहीं, आज तुम मेरे कपड़े पहनकर काम चला लो। कल दोनों शॉपिंग पर चलेंगे, अपनी मर्ज़ी से सब ले लेना। ओ हेलो, खुद को देखा है? ऊँट जैसे कद है तुम्हारा, और मुझे देखो, इतने खुले हो गए तुम्हारे कपड़े मुझे। आयज़ा मुँह बसोड़ती बोली, जबकि अरम का मुँह इसके ऊँट कहने पर खुला का खुला रह गया। इसकी बात को नज़रअंदाज करता वो आगे बढ़ा और वार्डरोब से अपना एक ब्लैक ट्राउज़र के साथ ब्लैक शर्ट निकाली और इसे थमाई। चुपचाप अंदर चली जाओ, वरना मुझे खुद तुम्हारे कपड़े चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मुस्कुराकर बेबाकी से बोला, जबकि आयज़ा हड़बड़ा के वॉशरूम की जानिब भागी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिला गया। 10 मिनट के बाद वो बाहर आई तो इसके कपड़ों में वो बिल्कुल छुप गई थी, जबकि अरम को वो काफ़ी क्यूट लगी थी। यहाँ और ये खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। वो अलग बात है, उसे भूख तो बहुत लगी थी। गुस्से में उसे कुछ भी नहीं खाया था।
वो बेड पर चढ़कर बैठ गई थी और खाने की ट्रे को आंखें पटपटाते हुए देख रही थी। आराम ट्रे को पकड़ता हुआ इसके पास आया। शराफत से खाना खा लो, मैं जानता हूँ भूख लगी है तुम्हें, वरना जिस तरीके से मैंने खाना खिलाया ना तो वो तरीका पसंद नहीं आएगा तुम्हें। वो ज़ोमाइनी लहजे में उस पर झुका था, जबकि आयजा की हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। तुम कौन से हक से तुम ये सब करोगे? कोई हक नहीं है मुझ पे तुम्हारा। इसे एक ही झटके में से अपने करीब खींचा था कि वो सीधा इसके सीने से सीधा जा टकराई थी। हक है मेरा तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारे पूर पर। सिर्फ आराम खान अंसारी का हक है और यही हक तुमने खुद मुझे सौंपा है। वो अलग बात है क्योंकि वो हक मैं अभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्या है ना जान, इसकी एनर्जी होना चाहिए इसके लिए। और फिलहाल तो तुम इस पोजीशन में नहीं हो। तुम्हारी ये नन्ही जान ठीक होने के बावजूद मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अभी तो तुम फिर बीमार हो, इसलिए चुपचाप मेरे हाथ से खाना खाओ, वरना अपना हक वसूल करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इसके होठों को फोकस किए वो बोला था, जिस पर आयजा का चेहरा लहू रंग जैसा लाल हो गया था। भूख लगी है मुझे, जल्दी खिलाओ मुझे, आयजा ने हकलाते हुए जवाब दिया, जिस पर हरम ने बमुश्किल अपने बेसाख्ता उमट आने वाले कहके का गला घोटा था। इसे खाना खिलाने के बाद इसे मेडिसिन ज़बरदस्ती खिलाई। मेडिसिन के ज़ेर असर वो जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई थी, जबकि हरम इस पर कंफर्टर ठीक करते हुए दोबारा अपने लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ़ हो गया था। आपको नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।